नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पॉइंट के फाउंडेशन बैच की आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज रेशियो को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने का मतलब है कि इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये जो क्लास है इसकी पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक बेसिक जो बातें होती हैं परसेंटेज की वो सीखी थी। साथ में एक इंपॉर्टेंट पोर्शन परसेंटेज रेशियो का जो क्वेश्चन आते हैं आपके इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले, एक क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिलता है उस टाइप का। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो उसमें हर टाइप का क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 के अंदर ही करा दिया है। पार्ट सेकंड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक्स और सीखेंगे, जैसे इंक्रीज डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ सीखेंगे। साथ में पॉपुलेशन के क्वेश्चंस, तो मेल फीमेल बॉयज गर्ल्स में की संख्या में कुछ कंपैरिजन करता है वो क्वेश्चंस। कुछ कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है ना, एग्जाम में इतने मार्क्स आए तो पास हो गया, ये कम आए तो ऐसे हो गया। तो इस टाइप के जो एग्जाम के मार्क्स वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा भी मिसलिनियस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे आज की क्लास में कवर कर लेंगे। थोड़ी लंबी क्लास लेंगे, लेकिन सारा का सारा आज ही कवर करने का प्रयास करेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, तो उससे आपको एक एग्जाम, रियल एग्जाम में क्या लेवल आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसका आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, साथ में अपन सारा कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि क्वांट का फाउंडेशन बैच की हमारी क्लास चल रही है और इसके अंदर ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है और ये आज की क्लास के बाद में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी वो पीछे की क्लासेस भी जाके देख सकते हैं। और हमारी क्लासेस मंडे से लेकर फ्राइडे तक रात 8 बजे आती है। सारी क्लासेस रेगुलर ही चल रही थी। एक रीजनिंग का बैच हमने कंप्लीट भी कर लिया है इसी तरीके से, लेकिन बीच में हमारे एक स्टूडियो में दिक्कत आ गई थी। हम क्या है कि राजस्थान के छोटे से शहर से हम लोग ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर कुछ इक्विपमेंट में दिक्कत आ गई, और सर्विस सेंटर्स भी नहीं होते कैमरा जैसी चीज़ों के। तो अभी हमारे कैमरे में कोई दिक्कत आ गई थी, तो फिर हमसे नहीं हुआ, तो फिर हमने उसको जयपुर भेजा और वहाँ से फिर वो ठीक होके आने में ऐसे समय लग गया उसके अंदर 2-3 दिन का। इस वजह से आपकी क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। अब इसमें ऑप्शन भी नहीं था हमारे पास में कोई दूसरा, ठीक है। इसलिए 2-3 दिन क्लासेस डिस्टर्ब हुई है, उसकी भरपाई कर देंगे। जो 1 घंटे की क्लास आती है वो 1.5 से 2 घंटे की हो जाएगी, या उससे भी लंबी हो जाएगी। ऐसे करके अपन लोग इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे, या फिर आने वाले जो सैटरडे संडे अपन लोग ऑफ रखते थे वहाँ ऑफ नहीं रख के वहाँ पे इसको कवर कर लेंगे। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपन लोग इसको करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। कई बच्चे क्या कमेंट्स कर रहे थे कि सर पहले की तरह आप गायब तो नहीं हो जाओगे। भाई कहीं गायब नहीं होऊंगा, यहीं इसी चैनल पे मिलूंगा आप लोगों को, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जो लिखा हुआ है ना सारा पढ़ा के दूंगा। हमारे रीजनिंग का भी मेंस का बैच चल रहा है, तो ये 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं अपने। बाकी टॉपिक अपन लोग पढ़ते रहेंगे। संडे को रात को 8 बजे क्लास आती है। कोई भी स्टूडेंट बैंक की तैयारी कर रहा है 2025-26 में, कैलेंडर भी आ चुका है बीपीएस का, डेट्स भी आ चुके हैं हमारे पास, पूरे अगले साल की पूरी डेट्स आ चुकी है, कौन से एग्जाम कब होने। तो अभी से तैयारी करोगे तभी कुछ फायदा होगा। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपको एक ऐसी चीज मिल जाए, आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे सब कुछ एक जगह मिल जाए, आपको क्लासेज मिल जाए, तो कॉन्सेप्ट क्लासेज अलग से, प्रैक्टिस क्लासेज अलग से मिल जाए, आपको सारे सब्जेक्ट कवर हो जाए, 4000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाए, 30 से ज़्यादा डिजिटल फॉर्मेट में आपको बुक्स मिल जाएँ, लाइव डाउट क्लासेस हो जाएँ आप लोगों की, करंट अफेयर का अपडेटेड मटेरियल मिलता रहे आप लोगों को, सब कुछ इसी के अंदर मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये प्रोग्राम आप जॉइन कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। बीपी 35 कोड यूज करोगे तो 35% का और डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोग। कोई समस्या है, नंबर दिए हुए। ये सारी की सारी चीज़ें 2 ही ऑथेंटिक सोर्स है हमारे, बैंकर्स पॉइंट 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन और द bankerspoint.com वेबसाइट। इसके अलावा हमारा कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, तो सिर्फ इन्हीं ऑथेंटिक सोर्स के ऊपर आप जाएंगे। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम लोगों ने क्या कर लिया है, पढ़ाई तो पूरी कर ली है, अब हम प्रैक्टिस मोड में प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने क्या किया, क्लासेस को हटा के सिर्फ स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज का पैकेज बना दिया कि सर आपको आपका स्टडी मटेरियल चाहिए, हम लोग अच्छे से बुक्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं, तो सारी की सारी बुक्स हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती हैं, और सारे के सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं आप लोगों को 1 साल की वैलिडिटी के साथ में, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी प्राइस में। लेकिन इस प्राइस के लिए आपको ये कूपन कोड लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो ये तो हो गई नॉर्मल जानकारी। ये हमारी जो बुक्स हैं वो मैंने दिखाई हुई है डिजिटल फॉर्मेट में, आपको सारी मिल जाती है एप्लीकेशन के। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो 12 क्वेश्चन है वो मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर, 13 नंबर क्वेश्चन से, इसलिए अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही मैंने मेंस का डाल दिया है। ऐसे क्वेश्चन कुछ अच्छे लेवल के एग्जाम में आ सकते हैं प्री के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला। कुछ चीजें यहाँ पे मैं आपको सिखाना चाहता हूँ इसके क्वेश्चन के माध्यम से। अब देखो मैं 2-3 चीजें आप लोगों को बताऊंगा। इंक्रीज एंड डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज आपने बहुत बार देखा होगा कि एग्जाम में देता है कि इस शहर की पॉपुलेशन 20% इंक्रीज हो गई,
किसी स्टूडेंट के मार्क्स 20% ज़्यादा आ गए तो वो इंक्रीज डिक्रीज की श्रेणी में आ जाता है कि तो जब भी कोई इंक्रीज या डिक्रीज होता है, जैसे मैं आपको बोलूं कि ए की सैलरी 2,000 रुपए है। ए की सैलरी कितनी है? ए की सैलरी आपकी कितनी है? 2,000 रुपए। अब मैंने आपको बोला कि ए की सैलरी में 20% का इंक्रीज हो गया। 20% का क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब आपको ए की सैलरी में 20% का इंक्रीज निकालना है, तो आप क्या करोगे कि भैया ए की सैलरी 2,000 रुपए अभी, अब 20% इंक्रीज हो गया। अगर मान लो ए की सैलरी 100 रुपए होती तो 20% इंक्रीज मतलब 120 हो जाती। तो हम लोग, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि हम लोग 120% निकाल देते हैं इसका। ऐसे ही मान लो एक बी बंदा है, उसकी सैलरी 40% डिक्रीज हो गई, इसकी बड़ी बदकिस्मती, 40% डिक्रीज हो गई। ठीक है, मान लो इसकी जो सैलरी थी 40% डिक्रीज, इधर लिखता हूं मैं। ठीक है, इसकी सैलरी आपकी मान लेते हैं कि 4,000 रुपए थी। ठीक है, 40% डिक्रीज का मतलब पहले जितनी थी उसका 60% हो गई। तो अपन क्या करेंगे, इस 4,000 का 60% निकाल देंगे। ऐसे ही करते अपन लोग। ठीक है, अब ये तो सबको पता है सर ये क्या बता रहे हो। एक बार धैर्य से सुना करो, एक छोटी बात कोई बता रहा हूं तो उसके आगे कुछ ना कुछ निकल के आएगा। अब देखो, अपन एक तो इस तरीके से कर लेते हैं अपन लोग। अब कई बार क्या होता है ना, जैसे कि बोलेगा कि ए की सैलरी 2024 में 40% डिक्रीज हो गई और 2025 में 20% इंक्रीज हो गई फिर से। ठीक है, 2024 से 25 में, तो अब उसकी सैलरी कितनी है? तो अब आप क्या करोगे, पहले कई बच्चे क्या करेंगे, ये 40% डिक्रीज निकालेंगे कि सर 4,000 का 60% निकाल दूंगा मैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर यहां जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का फिर 80% निकालेंगे, क्यों? फिर से डिक्रीज हुई है। अपने को ऐसे नहीं करना है, ये वैल्यू ही तो यहाँ आ रही है, तो सीधा ही अगर डायरेक्ट निकालना तो इसी में 80/100 कर देंगे। अब इससे ऊपर जाके भी एक बात और बोलूंगा मैं, यहां तक तो आप सबको भी पता था। ऐसे ही इसमें एक दो बार कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज कुछ हो रहा है। अच्छा, ये इंक्रीज बोल दिया था क्या मैंने? हाँ, मान लो 20, अरे यार चल जा भाई, क्या लिखा हुआ था? 2025 में 20% डिक्रीज लिखना था मुझे, इंक्रीज लिखते। तो इस तरीके से हो गया कि भाई पहले 60% हो गई, फिर 60% हुई तो उसका 80% हो गई, तो ऐसे डिक्रीज इंक्रीज अपन ऐसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। लेकिन ये थोड़ी होगी ओल्ड फैशन, अपने को ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने को क्या करना है, जब भी इंक्रीज डिक्रीज का ऑप्शन आए ना आपके पास में, तो शुरुआत की दे, लास्ट की दे, कुछ भी दे, आप अपने हिसाब से मान के चलो। मैंने मान लिया भैया कितनी इंक्रीज बोल रहे थे, आप बोल रहे थे सर 20% का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, और पहले कितनी थी, 2,000 थी। तो मैं मानूंगा कि भैया पहले सैलरी 100 थी, दिमाग में सोच लेंगे पहले सैलरी 100 थी, तो अब कितनी होगी, 120। तो 100 की वैल्यू कितनी, 2,000, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 100 का दिमाग में भाग दे दिया 20, तो 120 की वैल्यू कितनी होगी, 12 दूनी 24, यानी 2400। कैसे किया करके भी दिखा देता हूँ। भैया 100 की वैल्यू 2,000 है, तो 120 की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे सोचेंगे। ठीक है, इसी तरीके से डिक्रीज में सोचेंगे। अब ये तो परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं, अब इसको अपन लोग क्या करते हैं, रेशियो में कैलकुलेट करते हैं। जैसे 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। यही सिखाने के लिए पूरी भूमिका बनाई है मैंने, लेकिन वैसे भी कर सकते हैं, तो कई बच्चे वैसे करते हैं, मैंने वही बता दिया। लेकिन यहाँ इससे भी कई चीजें कई बार आसान हो जाती है। 20% इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, 1/5। यहाँ मैं मान लेता हूँ कि 40% डिक्रीज है। ठीक है, तो 40% डिक्रीज का मतलब अगर मैं करूँ 2/5, अगर मैं इसको फ्रैक्शन मतलब 40 का 200 का भाग दे दूंगा तो 2/5 हो जाएगा। तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख ली अपन ने। अब इंक्रीज डिक्रीज जब 20% इंक्रीज होता था तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 100 था तो 120 हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी सर, 1/5 भी से करो या इससे करो। ठीक है, लेकिन मान लो यही इंक्रीज आपको दे दिया गया 16 सही 2/3% का इंक्रीज, तब क्या? 100 थी सर पहले, अब 116 से ही 2/3 हो गया। इसको कैलकुलेट करते रह जाएंगे फिर अपन लोग। इसलिए ये इंक्रीज डिक्रीज को अपने को फ्रैक्शन से भी करना आना चाहिए। कैसे करेंगे फ्रैक्शन से? अब किसी भी चीज में इंक्रीज दिया गया है ना, 20% का इंक्रीज, तो जो भी फ्रैक्शन बनाया है उसके डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आ रही है ना, वो आपका बेस वैल्यू, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। तो ए की जो पुरानी सैलरी थी ना 2,000 पे डिक्रीज हुआ है,
और जो गिवन है ना वो ऊपर वाला होता है। तो गिवन क्या है? इंक्रीज, तो एक इंक्रीज है। यानी कि अगर पहले सैलरी 5 थी, ठीक है, अब 5 में एक का इंक्रीज हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब आप बोलोगे भैया 5 रेशियो की वैल्यू 2000, तो भैया कितने से मल्टीप्लाई? 400 से। तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 2400। कैसे भी कर लो, 2400। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब इससे भी आगे बढ़ के बताता हूं मैं। सीधा सीधा सोचना है कि भैया आपने सोचा पहले कितनी सैलरी थी? 5, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी? 2000। तो सीधा 5 का भाग दे दिया, कितने की वैल्यू आ गई? 1 रेशियो की वैल्यू आ गई। अब रेशियो अब कितनी हो गई सैलरी? 6। 6 हो गई ना सैलरी, 5 से बढ़ के 6 हो गई, एक इंक्रीज हो गया, तो 6 रेशियो की वैल्यू डायरेक्ट कितनी होगी? तो डायरेक्ट 24 आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, अभी पहले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ऐसे डिक्रीज में 6/5 है तो यहाँ 40% है। तो मान लेते हैं कि भैया पहले मान लो 4000 थी, 4000 किसकी वैल्यू है? 5 की वैल्यू। इंक्रीज डिक्रीज जो बेसिक वैल्यू 5 की वैल्यू। अब 5 पे डिक्रीज हुआ कितना? 2। तो अभी वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो 3 की वैल्यू निकालनी है मेरे को। वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, 3/5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब कई बार क्या होता है ना, आप लोगों को ऐसे दे दिया जाता है कि भैया 20% का कोई इंक्रीज हो रहा है कहीं पे। ठीक है, आपको वैल्यू मान के चलना है, तो आप बोल दो कि भैया 100 था फिर 120 था, ऐसे बोल दोगे आप। फिर आपको मान लो कहीं पे फ्रैक्शन से नहीं किया तो मान लो ऐसे करना है। तो मान लो आपको आगे कैलकुलेट भी करना है, 16 से 2/3% का इंक्रीज दे दिया कहीं पे। आप बोलोगे सर मेरे को 100 टाइप मान के इसी टाइप से कैलकुलेशन करनी है, आगे की मेरी कैलकुलेशन की डिमांड है ऐसी इजी कैलकुलेशन करने के लिए। तो अब आप क्या बोलोगे? सर क्या करूं, 100 मानूंगा तो इसमें बैठेगा नहीं बात। तो आप क्या करोगे, जो 1/6 होता है ना, ये ऐसी कोई वैल्यू मानो जिसमें 6 का भाग चला जाए। तो मैंने मान लिया भैया 600 मान लिया मैंने, 600 में 6 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? 100 नहीं माना, 600 मान लिया। अब एक बात, तो 6 का इसमें भाग दूंगा तो 100 आएगा, यानी 100 का इंक्रीज हो गया। 16 से 2/3% का इंक्रीज मतलब 1/6। 1/6 इससे गुणा करो 100 का इंक्रीज हो गया। अब ये कितनी होगी? 700 हो गई। बताओ कैलकुलेशन इजी होगी कि नहीं हो जाएगी? अब इस 700 का कोई परसेंटेज निकाल रहा है, इसको उल्टी सीधी कैसे भी कैलकुलेशन कर रहा है, सब हो जाएंगी अपनी। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगी? ठीक है, तो इस तरीके से अपने को मानते हुए चलना है। ठीक है, अब मान लो आपको कोई वैल्यू दे दी x। ठीक है, x में बोला कि पहले आपका 20% का इंक्रीज हो गया। ठीक है, फिर बोला आपका 16 से 2/3% का डिक्रीज हो गया। अब नई वैल्यू बताओ आप। तो आप क्या करोगे, इस x में पहले इंक्रीज के कुछ नहीं करना है। एक तो तरीका होता है कि भैया 120% हो गया बटा 100, और फिर ये 116 से 2/3% हो गया, डिक्रीज हुआ ना, तो डिक्रीज हुआ तो माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 100 में से 16 से 2/3 माइनस करो पहले तो। ठीक है, वो बटा 100। इतना बड़ा थोड़ी लिखेंगे अपन लोग, ये बिल्कुल नहीं लिखेंगे अपन लोग। आप दिमाग में सोचोगे भैया इसकी फ्रैक्शन कितनी? 1/5। इसकी फ्रैक्शन कितनी? 1/6। अब ध्यान से समझना, एक्स वैल्यू थी, एक्स वैल्यू बढ़ेगी कितनी? 20%। यानी कि पहले वो कितनी थी? 5। तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल दी मैंने, दिया एक्स में ही है उसका भाग जैसे पीछे दिया था, तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल दी। मतलब इस एक्स को मैंने 5 मान लिया कि नहीं मान लिया? बेसिक वैल्यू 5 होती है। अब ये इसमें भाग देते तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालने कितने की? इंक्रीज हुआ है, तो 5 पे एक इंक्रीज हो गया, 6, यानी मुझे 6 की वैल्यू निकालनी है, तो 6/5 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब बोला 16 से 2/3 का डिक्रीज हो गया, यानी बेसिक वैल्यू कितनी है? 6। एक का डिक्रीज हुआ है, निकालना कितने का है? 5 का। तो ये आ जाएगा, तो कुल मिला के निकल के एक्स ही आंसर आ जाएगा। तो ये संयोग की बात है कि एक्स आंसर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, बाकी ऐसा होता नहीं है जनरली। तो आप इसकी वैल्यू निकाल देंगे सीधा सीधा, बस बात खत्म। अब आपको मान लो कहीं पर एक्स की वैल्यू माननी पड़ जाए और ये ऊपर की वैल्यू भूल जाओ, आपकी आपस में कट नहीं रही है, मान लो कुछ एक्स की वैल्यू, तो आप एक्स का वैल्यू ऐसे मानो कि 5 के भाग चला जाए, 6 का भाग चला जाए, 30 मान लो इसको, फिर सोल्व कर दो तो आपकी चीजें आसान हो जाएंगी और भी। ठीक है जी, छोटी छोटी बातें थी, क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से समझ में आ जाएंगे आगे। पहले प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। पहले प्रश्न में ये सारी चीजें यूज में आएंगी। क्वेश्चन है बोला था पॉपुलेशन ऑफ सिटी पी डिक्रीज। देखो थोड़ा मेंस का क्वेश्चन है तो वैसे मत लेना, इससे टाइम लग रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिया है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी पी डिक्रीज बाई 20% एवरी ईयर। 20% डिक्रीज हो रही है हर साल, बोल दिया उसने। इस साल 20%, अगले साल 20%, ऐसे घटती रहेगी। एंड पॉपुलेशन ऑफ सिटी क्यू डिक्रीज बाई 8% एवरी ईयर। ठीक है, और पॉपुलेशन ऑफ सिटी क्यू डिक्रीज बाई 8% एवरी ईयर, हर साल डिक्रीज हो रही है 8%। वहां 20% डिक्रीज हो रही है, यहाँ 8% डिक्रीज हो रही है। If after 2 years population of city Q was
22,088 मोर देन दैट ऑफ सिटी पी इनिशियली, इट वाज 20,000 मोर देन दैट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिटी पी। यानी कि इनिशियली और बाद में दोनों में क्या दिया गया आप लोगों को, एक इक्वेशंस दी गई, यानी डिफरेंस वगैरह का मोर देन लेस देन दिया गया है, तो वो इक्वेशन बनेगी। देन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी क्यू इनिशियली, सिटी क्यू की यहाँ पे इनिशियली वो बताई गई है। अब देखो इसको पूरा अगर आप 100 वगैरह कुछ मान के सोल्व करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैसे मानो मैंने बोला कि पॉपुलेशन ऑफ सिटी भी डिक्रीज्ड बाय 20% एवरेज, तो मैंने बोला 100 थी, फिर कितनी हो गई, 30 हो गई, ठीक है। फिर बोलूंगा इसका 20% डिक्रीज होगा, इस वाला डिक्रीज होगा, तो बोल दूंगा 64 हो गई। ये ए की होगी। ए का तो मैंने मान लिया, बी का कैसे मानेगा, बी का मान ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। पहली बात तो 100 नहीं मान सकते, बराबर कैसे मान लिया, और मान लिया तो फिर आगे रिलेशन करना पड़ेगा। रिलेशन में 2 रियल वैल्यू दे रही है अपने को, तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। अब इसमें मान लो 100 मान लिया, तो 8% का डिक्रीज यानी 92 हो गया। अब 92 का 8% निकालोगे तो बड़ा पॉइंटों में चल जाएगा मामला पूरा का पूरा। होगी कि नहीं होगी दिक्कत। अब यहाँ पे आप लोग क्या करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे मैंने बोला 20% का डिक्रीज, 20% का डिक्रीज का मतलब 1/5 रेशियो है, तो 4/5 होगा कि नहीं होगा, या 20% का डिक्रीज का मतलब 1/5 बेसिक, तो बेसिक वैल्यू 5 थी, एक कम हो जाएगी यानी 4/5 आएगा कि नहीं आएगा। अब आपको पता है 2 साल तक डिक्रीज होगी, यानी कि 4/5 से 2 बार क्या होना है, डिवाइड होना है, तब जाके आगे की वैल्यू आएगी। तो आप ऐसी वैल्यू मानो जिसमें 25 का भाग चला जाए, क्या चला जाए, जिसमें 25 का भाग चला जाए। तो यहां मैं मान लेता हूं कि भैया 25, और वो भी ऐसे नहीं कि 25 ही मान लिया, ठीक है। आपको एक्स वाई कुछ इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया कि 25x, क्योंकि अपने को क्या मानना है, बी की भी माननी है, तो 25x मैंने ऐसे ही वैल्यू मान ली। तो मेरे पास में यहाँ 25 से 25 कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई 16x। तो पुराने टाइम में 25x वैल्यू थी, 2 साल बाद 16x हो गई। किसकी पॉपुलेशन, पी की पॉपुलेशन। अब आ जाओ क्यू की पॉपुलेशन के बारे में, कि भैया क्यू की पॉपुलेशन का कैसे नहीं, 8% डिक्रीज हो रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ देखो, 8% डिक्रीज होने का मतलब 92/100 हो जाएगी हर साल, क्योंकि भैया 8% का फ्रैक्शन अभी नहीं पता अपने को, तो उस तरीके से। तो 92/100 होने का मतलब क्या है, इसको काट लो, देखो 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 25, 23/25 ये मान सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा आप मानना चाहो कि भैया 8/100 करेंगे सर, 8/100 कर लो, 8/100 करोगे तो 2/25 आएगा। यानी कि पहले अगर पॉपुलेशन 25 थी, अब डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 23 हो गई। आना वही है, ठीक है ना। 2 डिक्रीज हो गई, बेसिक ये माना 2 डिक्रीज हो गई, तो अब कितनी हो गई, 23। तो ये 2 साल तक इतना डिक्रीज होगा, तो 23/25, 23/25 से मल्टीप्लाई होगा। अब यार आप ऐसा कुछ मानो कि 25 गुणा 25 625 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो मैं यहाँ पर दिमाग लगाते हुए क्या करूंगा, 625 वाई मान लूंगा इसको, ये सही है, कट गया, लो जी। अरे बन गई कि नहीं बन गई बात, ठीक है जी। अब यहां से अगर पहले 625 वाई पॉपुलेशन थी, तो अब 23 गुणा 23 ये पॉपुलेशन। चलो भैया, ठीक है। तो अब पहले अगर 625 वाई थी, तो 529 वाई हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ने बोला क्या है कि सर, इफ आफ्टर 2 years पॉपुलेशन ऑफ सिटी क्यू वाज 22,088 मोर देन, ठीक है, यानी क्यू की 2 साल बाद की बात कर रहा है, पॉपुलेशन ज्यादा है किससे, पी से, और वो ज्यादा कितनी है भैया, 22,088। बोला 2 साल पहले पुराने टाइम में 20,000 ही ज्यादा थी, तो पुराने टाइम में कितनी थी इसकी, 625 वाई, ठीक है। और इसकी कितनी थी रे, 25x, और इसका अंतर कितना है, 20,000। अब पूछा है क्यू की जनसंख्या ज्ञात करो, तो क्यू की जनसंख्या कब की ज्ञात करें, तो प्रारंभ में क्यू की जनसंख्या ज्ञात करो, यानी कि आपको 625 वाई की वैल्यू निकालनी, एक तरीके से इसकी वैल्यू निकालनी है 625 वाई की वैल्यू। अब वाई की निकालो, एक्स की निकालो, पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो होगा नहीं ऊपर वाला, तो सिंप्लीफाई कुछ किसी से भी नहीं कटेगा, यहाँ कट जाएगा, देखो 25 से, 25 का इधर ही 25 ही बचेगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा
800। अब आपको ऐसा कुछ करना है कि इसमें कुछ कट पिट के आ जाए, तो x को काट दे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x को काटने के लिए ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। बराबर बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? चलो जी 16 से मल्टीप्लाई, 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस प्लस करते हैं। तो एक बार ये देख लेते हैं कि कितना आएगा। 25 का 150 प्लस 250, ये 400 वाई आएगा। ठीक है, और ये कितना आएगा, गुणा कर दूंगा तो 128 आता है ना। अब आप इन दोनों को क्या कर दें, ऊपर नीचे माइनस कर दें। ये माइनस ये प्लस होगा, ये माइनस। तो भाई साहब ये कितना बचा, 129 वाई। इधर ये कितना आ जाएगा रे? ठीक है, अगर मैं 13,088 बनाता हूं तो 288 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 288 को एक तरफ रखो, ठीक है ना, और उसके बाद में कितना, 9,000। ठीक है, तो 9288 आ जाए। यहां से y की वैल्यू निकाल लो। अब आपको y की वैल्यू निकालो तो 129 से डिवाइड करना है। आपको सीधा बताता हूं कि आपको क्या y की वैल्यू चाहिए, नहीं, मुझे 625 y की वैल्यू चाहिए। तो प्रारंभ में q की जनसंख्या ज्ञात करो। तो प्रारंभ में मैंने कितनी मानी थी, 625 मानी थी। तो मुझे एक तरीके से 625 y की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड गुणा हो गए। देखो ये इसको गुणा करते हैं, 21 और 7 बार के आसपास जाएगा। तो देखो कितना जाएगा, 700 प्लस 203 यानी 903 आएगा, यानी 25 बचेगा, यानी कि 258 बचेगा। तो दो बार चला जाएगा, 72 और 625। अब कई बच्चे इसको गुणा करने में भी थोड़ा सा समय वेस्ट कर देंगे, फिर 72 को। अब देखो एक अंदाजा ले लो आप, अगर ऑप्शन ज्यादा पास पास में नहीं है तो देखो 6 7 42, अगर इसको 70 मान दो तो 42,000 से तो ज्यादा ही आएगा। ये कट गया, ये 42,000 भी कट गया, दो ऑप्शन बचे। क्या 42,000 से 10,000 ज्यादा आ सकता है यार? थोड़ा से तो थोड़ी थोड़ी वैल्यू नहीं आएगा, फिर भी अंदाजा लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। 600 को 70 से करूंगा तो 42,000 आएगा। 25 अंती 175 यानी 1750 हुआ आएगा, और 625 को 2 से करूँ 1250 हुआ आएगा। तो 1250 1750 3,000 हो गया, 42,000 है कि 45,000 आएगा। तो 54,000 तो बिल्कुल ही नहीं जाता। तो सीधा भी आंसर लगा सकते थे बिना गुणा के कि भैया 45,000 आएगा। अब देखो इसमें मैंने बहुत सारी चीजें बता दी आपको। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। ये पहला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के से लिया कि दिमाग की बढ़िया एक्सरसाइज हो जाए अपनी। इसमें यही उपाय है कि क्वेश्चन बना के करना पड़ेगा, और किसी तरीके से जाएंगे तो नहीं होगा ये क्वेश्चन। जहां भी दो रियल वैल्यू दे दी जाती है ना, वहां इक्वेशन बनानी पड़ती है, लेकिन इक्वेशन बनाने का थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर आप ऐसे इक्वेशन नहीं बनाओगे तो ये थोड़ा सा मतलब और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी कैलकुलेशन। अगर 625 बाई 25 एक्स इस तरीके से नहीं मानोगे तो इसीलिए मैंने पीछे की जो राम कहानी बताई थी ना पूरी, इसीलिए बताई थी कि जब भी किसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जैसी हो इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए, उसी तरीके से अपन लोग कर ले। तो फिर से देखो मेंस का क्वेश्चन आ गया है कि सर प्री की क्लास लेवल मेंस का पढ़ा, देखो क्वेश्चन मिल नहीं देते अच्छे खासे, और आजकल का थोड़ा लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो थोड़े पुराने टाइम पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगा कि भैया ये आ सकते हैं ऐसे, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए। आज क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इज 25% लेस देन दैट ऑफ टाउन बी। ठीक है, ये बोला टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इज 25% लेस देन टाउन बी। देखो ए और बी की पॉपुलेशन आप मान सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी नहीं मानेंगे, एक बार देखते हैं कि आगे की हिसाब से कि कैसे मानना है अपने को। फीमेल इन टाउन ए 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। अब एक बात समझ में आई कि ए की जो पॉपुलेशन मानूंगा उसका आगे भी परसेंटेज निकालना है मेरे को। ठीक है, अगर मैं ऐसे मान लेता हूं कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इज 25% लेस देन टाउन बी, तो टाउन बी की अगर 100 है तो ए की 25% लेने 75 हो जाएगी। अब इनका कैलकुलेशन करूंगा थोड़ा सा, यह भी हो सकता है कि पॉइंटों में कहीं चला जाए, कुछ दिक्कत है। आप क्या करो, ऐसी दिक्कत जब भी आए ना तो क्या करो, 25% का मतलब 1/4। अब ये 25% किसका बोल रहा है, बी का 25% बोल रहा है, लेस देन ऑफ टाउन बी। कंपेरिजन किससे करा, बी से, तो नीचे वाली वैल्यू बी की मानो आप। क्यों, उसी का 25, बी की जो वैल्यू होगी उसी का 25% निकाल रहे हो, नहीं निकाल रहे हो। ठीक है, तो बी की ऐसी वैल्यू निकालो जिसमें 4 का भाग चला जाए, सिंपल। या फिर ये नीचे वाली जो वैल्यू वही बी की वैल्यू मान लो।
तो ये 4 होगी तो ये 3 होगी, कम होगी कि नहीं होगी, 4 में से 1 कम कर दो, ये 300 और 400 मान लो वैल्यू। अरे समझ गए नहीं समझ गए, जो नीचे होता है वो बेस होता है जिससे कंपैरिजन करना होता है, तो वो 4 और 3 मान लिए, एक एक जीरो लगा दी क्योंकि आगे परसेंटेज निकालना है अपने को, बात खत्म। ठीक है, आ जाओ जी। फिर क्वेश्चन बोल रहा है फीमेल इन टाउन यार 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेल ऑफ टाउन बी, कुछ इधर उधर का, फीमेल इन टाउन ए आर 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन मेल ऑफ टाउन बी। अच्छा है, फुल स्टॉप आया ना, फीमेल इन टाउन ए आर 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, तो इसमें फीमेल कितनी है भैया, इसकी टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट, 40%। मेल ऑफ टाउन बी 1320 मोर देन डेट ऑफ टाउन ए, अब ये रियल वैल्यू है, अभी इसको कुछ नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे। फीमेल इन टाउन बी आर 46.01% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए। देखो फीमेल इसकी है, टाउन बी की है, और परसेंटेज किसका बोल रहा है, 46% ए का बोल रहा है, तो इसे उल्टा सीधा डाटा दे सकता है। तो यहां पर किसमें, फीमेल इन टाउन बी, ठीक है, टाउन बी में जो फीमेल होंगी वो ए का 46% होगी, ए का 46% का मतलब क्या, ये 1% 3 होगा तो 46% कितना होगा, 18 और 120 138 हो जाएगा। ठीक है, अब मेल तो आप अपने आप ही निकाल लोगे, कितने भैया, इसमें 180 मेल होंगे, इसमें कितने होंगे 62, 262 मेल होंगे। अभी ये कैलकुलेशन मैंने क्या की है, ये कैलकुलेशन मैंने वो की है, कैलकुलेशन मैंने मेरी वैल्यू जो माननी थी उसके हिसाब से कैलकुलेशन की है। मैंने बोला था ना कि परसेंटेज रेशियो की जो वैल्यूज होती है उस पर कैलकुलेशन करते हैं, लास्ट में जाके कंपेरिजन करते हैं, पार्ट 1 में बताया था वही करेंगे यहाँ पर। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, मेल ऑफ टाउन बी यानी कि ये इज मोर देन दैट ऑफ टाउन ए, कितने 1320 ज्यादा है किससे, टाउन ए से। तो भैया इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 82। इस 82 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 1320। पूछा क्या गया देख लेते, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ टाउन्स टुगेदर, दोनों टाउन की टोटल पॉपुलेशन निकालनी है एक साथ, यानी कि कितनी है भैया दोनों टाउन की टोटल पॉपुलेशन 700, यानी कि 700 की वैल्यू निकालनी, 82 की वैल्यू ये है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाई 82, और 700 की निकालनी है तो गुणा 700। अब आप देखोगे तो ये एग्जैक्टली कट पिट नहीं रहा है कुछ भी, ठीक है, अब 4 से कट नहीं रहा, ठीक है, 2 से काटोगे तो इधर काट दो, इधर काट दो, फिर 41 से कटेगा नहीं, ठीक है ना, तो ये कट नहीं रहा पूरा, लेकिन उस टाइम पे घबराना नहीं, मेंस का क्वेश्चन था तो यहाँ लगभग पूछा गया, तो लगभग करके निकाल, लगभग करके निकाल लो। अगर मैं लगभग करके निकालता हूँ, मैं थोड़ा सा दूर दूर है ऑप्शन सारे के सारे, तो मैं यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, जीरो कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जीरो करते टाइम आप एक चीज का ध्यान रखना, मैंने क्या है कम का भाग दे रहा हूँ तो मेरी वैल्यू थोड़ी ज्यादा आएगी, तो मेरी वैल्यू जो आएगी उससे हल्का सा कम होगा आंसर, ठीक है, तो जीरो जीरो काट दिया, काट दूंगा 8, 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, और जो 2 बचा उसको इससे काट दो 350, ठीक है जी। अब जीरो आ गया, 35 से गुणा कर दो, 35 को 3 से करूँ 105 आएगा, 10 बचा, 105 और 10 115, ठीक है जी। देखो जीरो लिख दिया, 35 पंजो 35 दिया, 105 है, 10 ऊपर पे दिया 105 115 आ गया, 11,550। अब मैंने पहले बोला था कि मेरी जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी थोड़ी, तो इससे हल्का सा कम वैल्यू आसपास कौन सी है, 11,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये पेरी का क्वेश्चन है, ये बड़ा फास्ट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा सा लगना चाहिए ना कुछ पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने शुरू में थोड़े अच्छे क्वेश्चन ले लिए। The population of a city in 2016 increased by 10% from 2015, and in 2017 it decreased by 20% with respect to previous year, and in 2018 it again increased by 25% with respect to previous year. If in 2018 the population of the cities, ये जो भी नंबर दिया हुआ है, then what was the population of city in 2016, यानी कि 2016 में पॉपुलेशन निकालनी है सिटी की। अब देखो जी भैया 2016 में मैं मान लेता हूँ कि एक्स थी पॉपुलेशन, ठीक है, अब सबसे पहले वो कितनी बढ़ गई, 10% इंक्रीज हो गई, यानी 110% हो गई। जब भी ऐसे कंटिन्यूएशन में ऐसे दिया गया ना, ये ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, तो गुणा करते जाओ बस। अब इतनी हो गई 110% हो गई, अब जो पॉपुलेशन होगी वो टोटल ये है,
अब इसका 20% क्या होगी, डिक्रीज हो गई। 20% डिक्रीज का मतलब 80/100 हो गया। अब इसको कोई 4/5 लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो, लेकिन अब मैं सारे इस तरीके से कर रहा हूँ, सारे इस तरीके से लिख दूंगा, एक ही बात है। लेकिन आपको आना चाहिए कि कैसे भी पकड़ लो इसको, अगर कहीं कैलकुलेशन हार्ड है, यहीं पे कहीं पे 16 से 2/3 दे दिया जाएगा कहीं पे, तो उसको फ्रैक्शन में कर दूंगा फिर इंक्रीज डिक्रीज को। लेकिन अभी मेरा नॉर्मल में काम चल रहा है तो नॉर्मल में कर देंगे। 25% फिर इंक्रीज हो गई, यानी 125% हो गया। अब इसको कोई 5/4 लिखना चाहे तो लिख देना सीधा फ्रैक्शन से कि सर 1/4 थी, 1 बढ़ गई तो 5/4 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये हो गई। अब लास्ट में जो पॉपुलेशन बन गई ना, ये बढ़ बढ़ा के ये बन गई 30 है भैया लास्ट में, ठीक है जी। 23,32,000 बन गई क्या? हाँ ऐसा ही कुछ हो गया। अब यहाँ सोल्व करते हैं, ये तो 5/4 बन ही जाएगा, ठीक है। ये 20 बनेगा, फिर ये 80 बन जाएगा, कट गया ये 1 0 कट गया, सिर्फ 11/10 ही बच गया इधर। अब क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 1 0 और जाके गुणा हो जाएगा, तो 11 का डिवाइड लग जाएगा, 11 दूनी 22, ठीक है। कितना बचा, 1, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 1 2 3 4, ऑप्शन सी आपका आंसर। ये करना था, बताओ। SBI क्लर्क में क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन बना, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज डिक्रीज बाय 20% इन द फर्स्ट ईयर, देन इंक्रीज बाय 40% इन द सेकंड ईयर। 2 बार इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, नॉर्मल नॉर्मल से वैल्यू है तो कोई बात नहीं। मैं मान लेता हूँ कि पहले 100 था, फिर 80 हो गया, ठीक है, डिक्रीज हो गई, फिर 40% बढ़ गई, तो 80 का 40% 32, यानी कितनी हो गई, 112 हो गई। फाउंड द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, यानी यहाँ पे इसकी रियल वैल्यू निकालनी है अपने को, सेकंड ईयर के एंड की यही है वैल्यू। इफ 2 years ago it was 75,000, 2 साल पहले यानी ये वाली पॉपुलेशन कितनी थी, 75,000 थी। इसको 75,000 बढ़ाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 750 से, तो भैया इसको भी 750 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रियल वैल्यू बढ़ाने के लिए, बस कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आप वैसे करना चाहो इसकी वैल्यू आ जाएगी कि भाई सर मैं वैसे करूंगा, पिछले क्वेश्चन कर लो। डिक्रीज बाई एक्स मान ली, 20% डिक्रीज हो गई, फिर 25% इंक्रीज हो गई, यही हुआ है ना, 40% सॉरी, ठीक है। और लास्ट में कितनी हो गई, 75,000। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना चाहिए, एक ही बात है, ठीक है। अब मेरे को इजी वैल्यू लगी तो मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे लिखने में थोड़ा ज़्यादा आसान लग रहा था, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हो, मैं इस तरीके से आपको करके बता देता हूँ, ठीक है जी। अब देखो जब भी ऐसी कोई वैल्यू आती है ना, गुणा के लिए आती है, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। आपको सिंपल सी एक बात तो पता चली, भैया 75,000 से तो ज्यादा 100 से गुणा करूंगा तो 75,000 बनेगा कि नहीं बनेगा, 75,000 बनेगा, ठीक है। 75,000 के बाद में 10 से गुणा करूंगा तो 7500 और बनेगा, ठीक है ना। तो लगभग लगभग 85,000 के आसपास वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। और वापस गुणा करना चाहो, लेकिन 84,000 85,000 दो वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आप लोग गुणा करना चाहें तो देख लो भैया, मेरे हिसाब से तो 85,000 आंसर आना चाहिए, फिर भी देख लेते। 0 75 दूनी 150 आएगा, 15 90 75 और 9 84 हो गया भैया, तो करके देख लेना ही चाहिए भाई, इसीलिए अपन ने करके भी देख लिया, क्योंकि पास पास में था ना बिल्कुल 85,000। अगर मान लो ये होता है यहाँ पर 74,000 भी है, अगर ये बहुत कम वैल्यू होती तो 85,000 टिक कर देते हैं, 84,000 टिक कर देते ऑप्शन, अगर ये तो बहुत क्लोज ऑप्शन दे दी इसलिए चेक करना पड़ गया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, इन ए स्कूल टोटल 360 स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, ठीक है। मतलब एक स्कूल में कुछ स्टूडेंट है, उनमें से पास हुए जो बच्चे हैं ना, पास वाले वो कितने 360 है, वाइल 60% ऑफ टोटल बॉयज पास द एग्जाम। अब टोटल कुछ स्टूडेंट थे, उनमें 60% बॉयज पास हुए हैं, और टोटल तो 360 दिया हुआ है, इन इस 360 में जो टोटल बॉयज थे ना अपने पास में, उसका 60% है। कितने बॉयज है कुछ नहीं पता, आइडिया मान भी नहीं सकते, 360 दिया हुआ है अभी, माने वो देखेंगे आगे। एंड 40% टोटल गर्ल्स पास इन द एग्जाम, तो पास जो टोटल गर्ल्स है उनका कितना परसेंट पास हुआ वो अपने को दिया हुआ है। अभी तक कुछ भी इसमें आइडिया नहीं, बस टोटल पास स्टूडेंट दिए हुए हैं अपने को। आगे क्वेश्चन बोल रहा है इफ 66 2/3% ऑफ टोटल पास्ट बॉयज, यानी कि किसका बोल रहा है परसेंटेज, जो पास्ट हुए बॉयज उनका टोटल परसेंटेज कितना है, 160 है, 66 से 2/3% की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो टोटल पास्ट बॉय है
उनमें 1% की वैल्यू कितनी होगी भैया? टोटल पास्ट बॉय में 160 में 66 से 2/3% का भाग लिखूंगा। फिर इसमें 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये इसको थोड़ी सॉल्व करने बैठेंगे अब हम लोग, ठीक है। तो ऐसे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जब परसेंटेज में दिक्कत है फ्रैक्शन में आ जाओ, बस सिंपल एक ही रूल है, परसेंटेज में नहीं दिक्कत है परसेंटेज से करते जाओ, परसेंटेज में दिक्कत है फ्रैक्शन में आ जाओ। अब 66 से 2/3% का तो फ्रैक्शन क्या होता है? 2/3 होता है, सबको पता है। 33 से 1/3 का 1/3 होता है, तो उसका डबल ही तो है, तो 2/3 होगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो 160 का 2/3 की वैल्यू कितनी होगी? 160 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2/3 से डिवाइड करें 3 नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा, कितना के 240। अब जो टोटल पास्ट बोए हैं ना वो 240 है, यानी पास वालों के अंदर जो बोए हैं वो 240 हैं, और पास वालों में गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? तो 20 हो जाएंगी, बची हुई गर्ल्स पास होंगी। ये पास बॉयज का परसेंटेज होगा, तो पास बॉयज ही आएंगे इसमें। मेरे को पूछा क्या कि टोटल स्टूडेंट कितने थे इसके अंदर, तो टोटल स्टूडेंट के लिए देखना पड़ेगा। अब मुझे ऐसा बोला गया है कि 60% बॉयज पास हुए थे। भैया यहाँ कितने बॉयज हैं? 240 जो पास हुए, यानी 60% की वैल्यू कितनी? 240। तो 10% की कितनी हो जाएगी? 40। तो 100% की कितनी? 400। यानी कि टोटल बॉयज कितने रहे होंगे? 400 रहे होंगे। दिमाग से निकालो, 60 का भाग दो इसमें, 40 आएगा, और 10 से गुणा कर दो। 60% की वैल्यू ये है, तो 100% की कितनी होगी? 400 होगी, सिंपल है। फिर बोला गया 40% टोटल गर्ल्स पास हुई थी, यानी कि टोटल गर्ल्स जितनी थी उसका 40% 120 है, 1% कितना होगा? 3। 100% कितना होगा? 300। तो यहां से टोटल गर्ल्स पहले कितनी रही होंगी? 300। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 400, 300, 700। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इन ए सोसाइटी नंबर ऑफ मेल्स आर 80 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है। तो इन सोसाइटी नंबर ऑफ मेल्स आर 80 मोर देन नंबर ऑफ फीमेल, तो मेल माइनस फीमेल का अपने को वो दे रखा था डिफरेंस 80 दे रखा है। इन टोटल नंबर ऑफ मेल्स 30% आर बॉयज। अब दिक्कत आ गई कि सर ये टोटल नंबर ऑफ मेल्स है ना, इसका 30% निकालना पड़ेगा मेरे को। अगर मैं एम का 30% निकालूंगा तो मेरे पास क्या दिक्कत आएगी? मतलब पॉइंटों में आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस मेल को 100 एम मान लूंगा कि पहले 100 एम मेल थे, और फीमेल का भी परसेंटेज निकलवाएगा तो 100 एफ मान लूंगा। तो शुरुआत में मेल कितने थे? एम नहीं थे, 100 एम थे। फीमेल कितनी थी? 100 एफ थी। बात खत्म। या एक्स वाई कुछ भी मान लो, मैंने मेल फीमेल सीधा सीधा मान लिया, अब मुझे दिक्कत नहीं होगी। अब बोला टोटल नंबर ऑफ 30% आर बॉयज, टोटल मेल का 30% बॉयज, यानी 30 एम क्या है? बॉयज है, ये 30 एम बॉयज हो गए। एंड इन फीमेल 35% आर गर्ल्स, तो फीमेल में 35% कितना होगा? 35 एफ हो जाएगा। ये क्या है? गर्ल्स है। रेस्ट आर एडल्ट, बॉयज गर्ल्स मतलब जवान माना है, और बाकी वो एडल्ट माना है, 18 साल से नीचे ऊंचे ऐसा कुछ माना है इसने। लेकिन अपने को जैसे क्वेश्चन आगे वो देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 18 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना, ये है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बॉयज से कितना कम है? तो इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? एम और एफ में 2 इक्वेशन बन गई, जो भी सोल्व करें कर लेंगे। कैलकुलेट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी, एम और एफ की वैल्यू निकालनी है, अपने आप आ जाएगी टोटल सोसाइटी की वैल्यू। तो एम और एफ की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं पहले तो ये देखो, ठीक है। तो कुछ तो बराबर करना पड़ेगा, है ना। तो देखो, मैं चाहूँ तो ये 0 0 काट के ऐसे सिंपल कर सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत आसान कर देता हूँ इक्वेशन को, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इनमें से या तो इसको बराबर करते हैं, इसको बराबर करते हैं। तो एक बार तो इस 0 0 0 को काट देते हैं, और ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से गुणा कर देते हैं, सबसे ईजीएस्ट वे। जो सबसे ईजी नंबर होता है ना उसको गुणा क्या, तो इसको 35 बनाऊंगा तो पॉइंटों में गुणा होगा यार, ऊपर कैसे 35 बनेगा ये, ठीक है। तो जो इजी वे में बराबर हो सकता है उसको कर लिया, तो ये 30 एम बन गया, ये बन गया, ये भी ऐसे हो गया। अब प्लस माइनस कर देंगे कुछ न कुछ, तो माइनस कर देते, माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो 30 एम कट जाएगा। ये कितना बचेगा? 30 एफ, 35 एफ माइनस 30 एफ, यानी 5 एफ बचेगा। तो इधर क्या आ गया रे? 8 या 24 माइनस 18 यानी 6। तो एफ की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 6/5, ठीक है। और बोलो सर फीमेल के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, एक बार एफ की वैल्यू आ गई। एम की वैल्यू निकाल लो। एम की वैल्यू निकालने के लिए सीधा इस 6/5 को यहाँ रख दो। तो दिमाग में सोचो, 6/5 यहाँ रखूंगा तो 5 7 35, 7 6 42, यानी कि 42, ये क्या बन जाएगा? 42 बन जाएगा, ठीक है। तो
42 बना। अब ये 42 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 18 में, 60 बनेगा। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देखो दोबारा से मैंने क्या किया, ये 30 एम तो था ही, मैंने 35 अपने दिमाग में, 5 7 35 6 7 42, तो ये 42 बनेगा, 6/5 रख दिया एफ की जगह, इधर 18, ये 42 जाके उधर प्लस होगा इस 18 के अंदर, तो ये कितना बनेगा 60, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ गई। ये आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब बोला टोटल पॉपुलेशन कितनी, टोटल पॉपुलेशन 100 एम और 100 एफ मिला की तो है पहले, तो 100 एम की वैल्यू क्या होगी, 200। 100 एफ की कितनी होगी, 5 का भाग दूंगा इसमें 20 आएगा, और 6 से गुणा कर दूंगा 120। भैया टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई, अरे 320 हुई कि नहीं हुई। ये इस तरीके का क्वेश्चन है। अब इसको दूसरे किसी मेथड से जाएंगे, या मतलब इसी कैलकुलेशन को कुछ और तरीके से करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ये जो मान के अच्छे से क्या ना, देखो यहाँ से यहाँ आने में बहुत मतलब इतना वक्त नहीं लगा अपने को, ठीक है। तो 100 एम मान लिया, एम और एफ मानते, फिर उसका 30% कैसे करते, फिर वो दिक्कत आती। तो वैल्यू अपने इस तरीके से मानने की अपनी हैबिट बनाओ कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, और आपको ये आइडिया धीरे धीरे अपने आप लगने लग जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। देर आर 60% ऑफ बॉयज आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज प्लस गर्ल्स, ठीक है। टोटल स्टूडेंट का मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स बोल रहे हैं इसमें। देर आर 60% ऑफ बॉयज आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, भैया 100 मान लो है, तो 60 बॉयज हो गए, 40 गर्ल्स हो गई, ऐसे तो बोलना चाह रहे हैं। एंड 42% ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑफ द स्कूल वेंट ऑन ए पिकनिक, यानी कि 100 का 42% कहाँ गए, पिकनिक पे गए, लिख दिया। इफ 35% ऑफ टोटल बॉयज वेंट टू पिकनिक, ठीक है, बॉयज का 35% पिकनिक पे गया, भैया बॉयज का कितने लोग पिकनिक पे गए, इसका 35% कितना होगा, 30% 18 और 5% 3, तो 35% कितना हो जाएगा, 21। 21 बॉयज गर्ल्स उसमें गए, पिकनिक में गए, तो गर्ल्स कितनी जाएंगी भैया, टोटल 42 गए, 42 में से 21 बॉयज हैं, तो 21 ही गर्ल्स होंगी, तो 21 गर्ल्स पिकनिक पे गई हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। देन फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ टोटल गर्ल्स वेंट ऑन पिकनिक, पिकनिक टोटल का कितना परसेंट पिकनिक पे गई, 21 गई है गर्ल्स पिकनिक पे, और कितनी गर्ल्स में से गई है, 40 में से, वही परसेंटेज निकल आया था अपने से। अरे माइक तो हाथ में घूम रहा है। ये 105/2 यानी कि 52.5 आ जाएगा ये, 52.5%। नेक्स्ट आ जाओ भाई। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने। इन ईयर 2015 रेशियो बॉयज टू गर्ल्स इन स्कूल इज 72:38। इसमें भैया 2015 की बात कर रहा है ये, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो अपने को दिया हुआ है। एंड इन 2018 यानी उसके 3 साल बाद लगभग, नंबर ऑफ बॉयज इन इंक्रीज आर 1440। अब ये तो रेशियो वैल्यू, इसमें तो 1440 नहीं जोड़ सकते, बस ध्यान में रखना 1440 बॉयज बढ़ गए। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन इंक्रीज बाय 15%, नंबर ऑफ गर्ल्स 15% इंक्रीज हो गई। तो मुझे एक बात हो, गर्ल्स कितनी इंक्रीज हुई, इसका 15% इंक्रीज हुई कि नहीं, इसका 15% निकाल सकते हैं क्या, 10% होगा 3.8, ठीक है, और ऐसे 5% उसका आधा होगा, तो ये तो बड़ा पॉइंट पॉइंट में मामला चला जाएगा, ठीक है। तो क्या किया जाए, एक बार छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अगर निकालना पड़ेगा 380 मानेंगे, लेकिन अभी नहीं मानते, अगर निकालना नहीं पड़े तो आगे देखते हैं एक बार क्या बोल रहे हैं। If in 2018 there were total increase in the number of students 1725। देखो बड़ी खूबसूरत बात बोल दी इसने कि बॉयज में जो इंक्रीज हुआ था वो तो 1440 हुआ है, और टोटल जो इंक्रीज हुआ है वो 1725 हुआ है। तो ये 1725 से बॉयज का निकाल दूंगा तो कितना बचेगा, गर्ल्स का बचेगा कि नहीं बचेगा, तो गर्ल्स का ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 8 25 85 और 200 285, ठीक है। आपको ऐसे माइनस नहीं करना है, मैंने समझाने के लिए यहाँ पर बस इसे लिख दिया। आपको सीधा पता होना चाहिए भैया टोटल इतने बड़े, 14 साल बॉयज बढ़े, तो इंक्रीज गर्ल्स में कितना इंक्रीज होगा, 285 होगा गर्ल्स में। अब एक बात बताओ, ये जो इंक्रीज था गर्ल्स का क्या है, 15% था कि नहीं था, टोटल गर्ल्स की जो वैल्यू थी उसमें से, तो 15% की वैल्यू भैया 285 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 एकम 15, 15 नहीं में 135, 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 1900। तो टोटल गर्ल्स कितनी होगी, 1900। तो मेरे को एक बात बताओ, शुरू में गर्ल्स कितनी थी, 1900 थी, तो क्या 38 की वैल्यू 1900 होगी कि नहीं होगी, तो ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 50 से। तो इस जी की वैल्यू 1900 है, और 19 इसको 1900 बनाने के लिए 38 में जो 190 होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को।
देन फाइंड द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो ये पहले बॉयज कितने थे, पहले तो वो देखो 50 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। देखो 7 और 5 35, यानी 3500 तो एक आएगा और 100 एक आएगा, यानी कितना बनेगा 3600, ठीक है। ये लेकिन आंसर नहीं है, ये तो पहले थे ना इतने, अब इंक्रीज कितने हो गए 1440, तो इसमें 1440 अपने को जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5040, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो परसेंटेज की मैंने समझ बता दी, तो अब इसी तरीके से क्वेश्चन करेगा, आपको ऐसे ही हैबिट बनानी है अपनी इसी तरीके से अप्रोच पे। अब एक एक क्वेश्चन को जब खोल गए बहुत समय लग जाएगा, इसलिए थोड़ा अच्छे तरीके से स्पीड में चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत 50% है और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या समान है। तो 100 मान लेते हैं टोटल, उसमें से 50 लोग उत्तीर्ण हो गए और 50 में से 25 बॉयज है 25 गर्ल्स हैं, ये तो बोल रहा है क्वेश्चन। बस अपने हिसाब से मान के और वैल्यू कुछ भी कैलकुलेट कर लो, लास्ट में तो कंपेयर करना है ये रियल वैल्यू के साथ, बस अप्रोच है ये एक सिंगल ही, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन में कुछ ऐसा रूल नहीं तोड़ना है जो परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन के जो मैथमेटिकल रूल होता है उसको ब्रेक कर दे बस, बाकी आप कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। तो बोला एक कक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत 50% है, 100 में से 50 पास हो गए और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों लड़कियों की संख्या समान है, 25-25 हो गई। यदि परीक्षा में असफल होने वाले लड़कों की संख्या, भाई असफल टोटल कितने 50 में कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगे, अपने को पता नहीं कितने बॉयज गर्ल्स हैं, क्या बोल रहा है। यदि परीक्षा में असफल होने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा में असफल होने वाली लड़कियों की संख्या की तुलना में 150% अधिक है, क्या बोल रहा है 150% अधिक का मतलब 250% है, यानी 2.5 गुना। देखो किसी भी चीज में अपन बोलते हैं 100% ज्यादा होना, तो 100 तो है यानी वो 100% ज्यादा नहीं 200% है, यानी 2 गुना है, ठीक है ना। किसी चीज का 20% इंक्रीज हो गया तो अपन क्या बोलते हैं 120% हो गया, वैसे 100% में ऐसे मत मान लेना 200 हो गया, तो 150% अधिक का मतलब 250% है वो, और 250% का सिंपल सा लॉजिक है 2.5 गुना है, ठीक है। तो किस चीज का 2.5 गुना आप लोग मान सकते हो, क्या बोल रहा है, असफल होने वाली लड़कियों की संख्या की तुलना में 150% अधिक है, कौन लड़के, ठीक है। तो लड़के 2.5 गुना है किसका, गर्ल्स का। अब मैं ऐसे ही मान सकता हूं कि इसका एक वैल्यू तो इसकी 2.5 गुना होगी वैल्यू, पर कभी पॉइंटों में ऐसे वैल्यू मानो कुछ खुद ही सोचो किसका 2.5% सही से वैल्यू में आ जाएगा, तो इसका 2 मानूंगा तो इसका 2.5 गुना कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्या हो गया रे, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 2 मानूंगा तो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है ना वो 5:2 में है फेल होने वालों के अंदर, ठीक है। देख लेंगे अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो कुल छात्रों में से असफल होने वाली लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, इसमें से कुल छात्रों में से असफल होने वाली लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि 100 में से कितनी लड़कियां असफल हो रही है, तो बेसिकली इस 2 की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो मुझे एक बात बताओ 7 की वैल्यू 50 है कि नहीं है, भैया 7 रेशियो की वैल्यू 50 है टोटल, और कितने की निकालनी है, 2 की निकालनी है, ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा ये वैल्यू 100 में से आएगी कि नहीं आएगी यहाँ पर, तो यही परसेंटेज बन जाएगी, 100 में से इतनी है, तो ये देखो क्या ये 100/7 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो एक तरीके से 1/7 का परसेंटेज बन रहा है ये, यानी कि 14.28, वैल्यू याद कराई थी ना कैलकुलेशन उसमें स्पीड मैथ में, तो 14.28%, ये वैल्यू आई है 14.28 इसकी, लेकिन चूंकि 100 ही है टोटल छात्रों की संख्या, तो 100 में 5 वैल्यू बोलो या 5% बोलो एक ही बात है, 14.28% हो गया। नेक्स्ट आ जाएंगे भाई, इन ए ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स पी क्यू आर एंड एस 1,50,000 रुपीज वॉज डिवाइडेड अमंग देम, ठीक है भैया 1.5 लाख रुपए इनके पास आ गए और अपने आप उसमें डिवाइड करके मजे ले रहे हैं। पी टू 2/3 ऑफ द मनी, अब देखो करते चलते, पी क्यू आर और एस में पैसे डिवाइड हो रहे हैं, सिंपल, अब रेशियो का क्वेश्चन है बेसिकली, तो जैसे जैसे डिवाइड हो रहे हैं करते जाते हैं, ठीक है भाई। देखो लैंग्वेज के क्वेश्चन में जैसे जैसे आपको बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। 2023 में आया वाला टेस्ट क्वेश्चन देखो आईबीएस पीओ के अंदर बोल रहा कि 2/3 जो है ना वो कौन ले जाएगा, पी ले जाएगा। अब भैया 1.5 लाख का 2/3 क्या होगा, 3 का भाग दो बोले 1.5 लाख में, दिमाग में सोचो 50,000 आएगा, 50,000 को 2 से गुणा करो 1 लाख, तो भैया 1 लाख रुपए तो पी ले गया, 1 लाख रुपए ले गया। यू टुक 1/5 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट का 1/5, रिमेनिंग कितना बचा 50,000 उसका 1/5 यानी कि 10,000 रुपए क्यों ले गया, and the rest was divided between R and S in the ratio of 2:3, 2:3 में बचा हुआ पैसा बट गया R और S के अंदर,
ठीक है, बचा कितना था पैसा 40,000, तो टोटल रेशियो कितना है 5, 5 की वैल्यू 40,000 है, तो एक की कितनी होगी 8,000, एक रेशियो की 8,000 होगी, तो दो की 16,000, तीन की 24,000। अब देखो हर वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा निकालना आना चाहिए अपने को, हो गया। अब कुछ बोला हाउ मच अप्रोक्स डिड आर गेट एज हिज शेयर, ठीक है, आर को उसका कितना शेयर मिला 16,000 रुपए मिले भैया आर को। इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं थी। और बताओ आईपीएस पीओ में आ गया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, सिंपल डिवाइड करते हुए चलना था। अच्छा, ए सम ऑफ पी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी, कुछ पैसा है वो इन चार लोगों में बांट दिया, ठीक है। ए रिसीव 4,000 एंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए इज 40% ऑफ दैट बाय डी, ए को 4,000 रुपए एंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए इज 40% ऑफ दैट ऑफ डी। तो टोटल कितना है अपने को नहीं पता, लेकिन ए और डी में कुछ बोल रहा है कि ए को 4,000 मिला, और ये जो 4,000 है ना, ये वो जो डी को जितना मिला है उसका 40% है, ठीक है। ए इज 40% ऑफ दैट ऑफ बाई डी, यानी कि 40% की वैल्यू 4,000 है, तो भैया 1% की वैल्यू कितनी होगी 100, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 10,000, तो डी को कितना मिला होगा 10,000। भैया 10,000 का 40% तो 4,000 होता है, तो बोल रहा है कि ए को 4,000 मिला और वो डी का 40% है, तो डी 10,000 होगा तभी तो उसका 4,000 होगा। बस निकालने का तरीका है, बता दिया। द रेशियो अमाउंट रिसीव्ड बाय सी एंड डी इज 1/4, 1/4। सी और डी का जो रेशियो है ना 1/4 है, यानी 1 इसका रेशियो है, 4 इसका है। 4 रेशियो की वैल्यू 10,000 है, तो एक की कितनी, मैंने उल्टा क्यों लिखा भैया, पहले उसने सी बोला था लेकिन मैंने यहाँ आगे लिखा है, तो सी का रेशियो सी के नीचे, डी का रेशियो डी के नीचे, यहाँ सी का रेशियो 1 है, डी का रेशियो 4 है, ठीक है। 4 रेशियो की वैल्यू 10,000 है, तो एक की कितनी होगी 2,500, सी की वैल्यू कितनी आ गई 2,500 आ गई। क्या बोल रहे हैं भाई, एंड बी रिसीव्ड 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय सी, ठीक है, और बी को जो मिला है ना वो सी का 60% मिला है, बी रिसीव्ड 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय सी, तो सी का 60% किसको मिला है बी, भैया बी का 1% कितना होगा 25 होगा, तो जीरो हट जाएंगे, तो 6% कितना होगा 25 का 150, 60 कितना होगा, एक जीरो लगा, तो 2500 का 60% कितना हो जाएगा 1,500 हो जाएगा, तो बी को कितना मिल गया 1,500 मिल गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी क्या था रे, कई लोग भूल जाएंगे, पी था टोटल अमाउंट जो एबीसीडी में बताता है, यानी कि टोटल अमाउंट अपने को बताना है, यानी सबका सम कर देना है। तो भैया 4,000 तो ये हो गया, 4 4 8 और 10 18,000 रुपए हो गए। मेंस में है कलर के में, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। इफ वी एड 4.5 टू द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो इसमें वही है, मतलब फ्रैक्शन के साथ में कुछ करेगा तो अपने को बस उसी तरीके से वैल्यू मान के वो वैसे वैसे करते जाना है, ठीक है। तो वहां नॉर्मल इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था, कोई रेशियो दे रहा था नॉर्मल वैल्यूज में, या फ्रैक्शन की जो दो वैल्यू होते हैं ना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, दोनों की वैल्यू के अंदर कुछ इंक्रीज डिक्रीज करेगा, तो वही अपने को करना है। इफ वी एड 4.5 टू द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि भैया जो फ्रैक्शन है ना वो एक्स और वाई है, ठीक है, तो मैं न्यूमरेटर में 4.5 जोड़ देता हूँ, न्यूमरेटर ऊपर वाला था, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, अंश और हर बोलते हैं ना जिसको हिंदी में। इफ वी एड 4.5 टू द न्यूमरेटर, ठीक है, ऑफ फ्रैक्शन, तो दे दिया, एंड इंक्रीज डिनोमिनेटर बाय 50%, डिनोमिनेटर इंक्रीज कर दिया 50% का मतलब 150% हो गया, यानी 1.5 गुना हो गया, 1.5 गुना मतलब 1.5 वही हो गया, ये हो गया, देन बोथ बिकम्स इक्वल। अगर ऐसा कर दिया तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो गए, ऐसा क्वेश्चन ने बोल दिया अपने को, अपन ने नहीं बोला, क्वेश्चन ने बोल दिया, ठीक है। अब ये पॉइंटों में आ रहा है तो इसको सुलझा लेंगे, पॉइंटों की कोई लोड की बात नहीं, एक बार पढ़ा रहने देते हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, व्हेन द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 6, न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 6 एंड डिनोमिनेटर इज ट्रिपल्ड, यानी ट्रिपल्ड मतलब 3y हो गया, देन इट बिकम इक्वल टू द ओरिजिनल फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन के बराबर करना है 3y मानेंगे, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन के बराबर ही हो जाएगा ये, तो बोला क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट विल बी द ओरिजिनल फ्रैक्शन, मतलब ये है कि दोनों इक्वेशन सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, कुल मिला के बाद इतनी सी, अब इतनी सी बात में ये दो मजा आ गया, ठीक है, वाई से वाई कट गया, ये 3x बन जाएगा इधर, ठीक है। अब सोल्व 3x बनेगा, x तो जाएगा माइनस होगा, 2x बनेगा, 2 का भाग लगेगा 6 में, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी,
x की वैल्यू अगर 3 है तो कितना बना 7.5 बना, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी 15.75, 5 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो x और y की वैल्यू आ गई, तो फ्रैक्शन भैया कितनी हो गई 3/5, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो जी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन कॉलेज इज 5:4, बॉयज और गर्ल्स का कॉलेज में रेशियो कितना है 5:4, and the number of girls who like hockey is 720, which is 45% of the total number of girls in the college। अब बताओ मेरे को टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 4, 4 का क्या मैं 45% निकालने मजा आएगा मुझे, बिल्कुल नहीं आएगा, तो मैं इसको 400 मान लूंगा, इसको 500 मान। अब बोल रहा है कि टोटल जो गर्ल्स है ना उनका 45% यानी कि 180, भैया 10% सॉरी 80 होगा ना, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, तो 4 चौक 16 और 5% भी तो 180 होगा। ठीक है, तो 180 मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा उल्टे तरीके से सोचा। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है ना, देखो a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, तो मैंने 400 का 45% नहीं निकाला, मैंने 45 का 400% निकाल दिया, 4 गुना कर दिया उसको, तो सीधा मेरे दिमाग में 180 वैल्यू आ गई। फिर मैंने देखा कि एक बार वैसे ही बता देते हैं आपको। ठीक है, तो ये 180 वैल्यू वैसे वैल्यू आती है, तो हर जगह अपने को आदत होनी चाहिए कि जो अपन ने कैलकुलेशन टेक्निक सीखी है उनका थोड़ा थोड़ा यूज करते रहे अपन लोग। लेकिन ये जो 180 वैल्यू है ना, ये तो रेशियो की वैल्यू, इसकी ओरिजिनल वैल्यू मुझे दे रखी है, and the number of girls who like hockey is 720, which is 40% of the total number of girls। ये 180 की वैल्यू कितनी है 720 है, तो 180 की वैल्यू 720 है, तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ है 4 से, तो ये सब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बॉयज गर्ल्स की ओरिजिनल वैल्यू आ गई है। आगे की नहीं आ गई ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो आगे कहीं काम में आएगी तो ले लेंगे। इफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज हु लाइक हॉकी इज 44%, क्या तो हॉकी जो परसेंट पसंद करने वाले जो लोग हैं ना कॉलेज के अंदर, कॉलेज में टोटल कितने लोग हैं 2000 प्लस 1600 3600 लोग हैं टोटल। ठीक है, 3600 का 44% हॉकी खेलते हैं, तो 3600 का 44% मतलब 44 गुना 36, अब जरूरत पड़ेगी इस वैल्यू निकालेंगे, आगे पूछा गया है। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज हु लाइक हॉकी, तो कितने परसेंट ऐसे बॉयज हैं जो हॉकी को पसंद करेंगे। ठीक है जी, अभी निकाल देते हैं। तो 36 चौक कितना हो जाएगा 144, 144 और 14। ठीक है, इतने जो बच्चे हैं ना वो टोटल हॉकी पसंद करते हैं, इसमें से भैया गर्ल्स कितनी है 720, कितनी गर्ल्स है 720, तो बॉयज कितने बचेंगे कर दो माइनस। ठीक है, कितना होगा 16 और 20, एक सेकंड सॉरी 64 इसमें जोड़ूंगा तो 784 हो जाएगा, 884। ठीक है जी, तो 864 ऐसे बॉयज होंगे जो क्या होंगे, क्या खेलते हैं हॉकी खेलते हैं। अब बॉयज का देन व्हाट परसेंट ऑफ बॉयज हु लाइक हॉकी, ये जो 864 है ना वो बॉयज का कितना परसेंट है, बॉयज कितने रहे 2000, 2 से घाटो पहले इसको, 4 3 2 और यहाँ 10 आएगा, पॉइंट हटा देंगे 43.2%। अब देखो थोड़ा मेंस का क्वेश्चन था इसलिए हल्की सी कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी प्री वाले में देखो बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं आती है, उठ पटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट इन एन एग्जाम इन सेक्शन ए एंड बी आर 225 एंड 280 रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी, ए में पास हुए 225। ठीक है, अब सेक्शन ए जैसे एग्जाम देते हैं ना अपन लोग, पेपर के सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, वही वही प्री मेंस, तो ऐसे सेक्शन ए सेक्शन बी बोल देते हैं पहले। जैसे आपने कभी बोर्ड बोर्ड एग्जाम दिया उसमें सेक्शंस होते हैं ना, सेक्शन ए सेक्शन बी, कई बार ऐसा भी होता है सेक्शन ए में से कोई भी 3 क्वेश्चन कर दो, सेक्शन बी में से कोई भी 2 क्वेश्चन कर दो, कॉलेज एग्जाम में भी होता है, तो सेक्शन ए और बी ऐसे दिए जाते हैं अपने को। तो नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट एग्जाम इन सेक्शन ए एंड बी आर 225, ये सेक्शन एग्जाम का दे रहा है, फिर कोई क्लास के सेक्शन भी होते हैं, हम देखेंगे आगे। 225 यहाँ पास हुए, 280 यहाँ पास हुए। इफ इन सेक्शन ए 25% ऑफ द टोटल स्टूडेंट गोट फेल्ड,
तो पास हुए थे। ठीक है, अब सेक्शन ए के अंदर 25% ऑफ द टोटल स्टूडेंट गोट फेल्ड, सेक्शन ए में 25% फेल हो गए थे, यानी कि 75% पास हुए होंगे। ये जो वैल्यू है 225 है, किसकी है? 75% की वैल्यू है। ठीक है, तो देख लेंगे अभी हम लोग। एंड इन सेक्शन बी 30% ऑफ द टोटल स्टूडेंट गोट फेल्ड, तो सेक्शन बी में 30% फेल हुए तो 70% क्या हुए? पास हुए। तो ये 70% की वैल्यू एक तरीके से अपने को ये दे दिया हुआ है क्वेश्चन है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए टू सेक्शन बी, सेक्शन ए से बी में टोटल जो स्टूडेंट है उनकी रेशियो निकालना है, तो बहुत आसान है। 75% की वैल्यू कितनी है? 225, तो 100% की कितनी होगी? 225 बटा 75 गुणा 100, यही होगा। यही टोटल स्टूडेंट होंगे उसमें। भैया ये देखो पास वाले स्टूडेंट है, इसकी वैल्यू 75%, 75% की वैल्यू इतनी, तो 100% कितनी होगी? ये तो सेक्शन ए में टोटल स्टूडेंट इतने आ गए। सेक्शन बी में कितने आएंगे? 280 वैल्यू है कितनी? 70% की, तो 100 की कितनी होगी? मैंने डायरेक्ट रेशियो में क्यों लिखा? तो कि कट पिट जाएंगे रे, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, पूरा पूरा वैल्यू अलग अलग करने से बढ़िया है कि सीधा रेशियो में लिख देंगे तो जल्दी जल्दी कट जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये तो सीधा 3 बार ही कट जाएगा रे, ये 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, तो 3:4। ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है वायुन गोट 40% मार्क्स इन एन एग्जाम, ठीक है, एंड गोट 40 मार्क्स लेस देन द पासिंग मार्क्स। देखो जब भी ऐसे कोई आए ना पासिंग मार्क्स से कम ज्यादा, तो पासिंग मार्क्स जरूर देख लो कितने हो रहे हैं। तो वायुन ने 40% मार्क्स आए वायुन के, ठीक है। अब मैं ऐसे मान लेता हूं कि टोटल है ना मार्क्स का वो 100x है। 100x क्यों माना? क्योंकि मुझे रियल वैल्यू चाहिए। जब रियल वैल्यू नहीं चाहिए होती है तो मैं सीधा 100 मान लेता हूँ। यहाँ रियल वैल्यू चाहिए हो सकती है क्योंकि मार्क्स प्लस माइनस करने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि 40 मार्क्स कम आए। अब इसने बोला कि ये 40% मार्क्स आए हैं वायुन के, तो वायुन के 40x तो मार्क्स आए हैं, एग्जाम में आए हैं, एंड गोट 40 मार्क्स लेस देन द पासिंग मार्क्स। 40% मार्क्स तो उसके आगे 40x मार्क्स आ गए टोटल में से, लेकिन फिर भी वो 40 नंबर से फेल हो गया, 40 नंबर उसके कम आए हैं। इसका मतलब उसको पास होने के लिए कितने नंबर बनाना चाहिए थे? 40 नंबर। ये पासिंग मार्क्स है, वायुन के तो 40x ही आए, लेकिन प्लस 40 कर दूंगा पासिंग मार्क्स से। ये प्लस 40 करने के लिए x माने, वरना x की जरूरत नहीं थी मेरे को। यूवी गोट 70% मार्क्स, तो यूवी भाई साहब के 70% मार्क्स आ गए टोटल, यानी 70x आ गए इन दैट एग्जाम, एंड गोट 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। इसको 20 ज्यादा आ गए पासिंग से, तो इसको पासिंग पे लाने के लिए 20 इसके कम करने पड़ेंगे। अब बताओ ये भी पासिंग मार्क्स है, यही पासिंग मार्क्स है, तो बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? एक एग्जाम में पासिंग मार्क्स तो बराबर ही होते हैं। बोलोगे सर 40% से भी ज्यादा पासिंग मार्क्स है, हो सकता है क्वेश्चन बनाया गया, जरूर थोड़ी कि 33% में पास हो हर एग्जाम में। हम देखो बोर्ड में 33-35% से पास होते थे, फिर कॉलेज में 40% से होते हैं, अब आगे की डिग्री और ज्यादा से होते होंगे। तो वो हालत जगह का अपना अपना रूल होता है, और क्वेश्चन तो कुछ भी करवा सकता है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर तो कोई वो रूल ही नहीं है। ठीक है, तो ये बराबर हो गए, तो यहाँ से तो x की वैल्यू निकल जाएगी अपनी। 40x उधर जाके आएगा तो 30x बनेगा, ये 20 इधर आएगा तो 60 बनेगा, 30 का भाग जाएगा 2 बनेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। सीधी ऐसे इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ो भाई, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। इफ इकांशा गोट 65% मार्क्स, इकांशा को 65% मार्क्स बन गए, 65x मार्क्स मिल गए उसको। द डिफरेंस मार्क्स बिटवीन वायुन एंड इकांशा इज, तो 65x का मतलब कितने मार्क्स भैया? 130 मार्क्स है, x की वैल्यू 2 है। मतलब वायुन और एकांश के बीच की वो बताओ डिफरेंस बताओ। तो एकांश के तो 130 आ गए, वायुन के कितने आए थे? वायुन के तो 40x आए थे, 40% आए थे, 40x मतलब 80 आए थे। डिफरेंस कितना भैया? 50। नेक्स्ट आ जाओ। Ajay scored 750 marks in an exam and Suman got 65% marks in the same exam, which is 100 marks less than the Ajay. Sorry. ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला? अजय स्कोर्ड 750 मार्क्स इन एन एग्जाम, ठीक है। देखो इसमें 100x मानना चाहो तो मान लो, वरना सीधा भी कर सकते हो। जैसे इसने बोला अजय स्कोर्ड 750 मार्क्स इन एन एग्जाम एंड सुमन गोट 65% मार्क्स इन द सेम एग्जाम। सुमन के 65% मार्क्स आए इन द सेम एग्जाम, विच इज 100 मार्क्स लेस देन द अजय। ये 65% जो है ना, 100 मार्क्स कम है किससे? अजय से। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इस 65% की जो वैल्यू है वो 650 होगी? बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ? तो सीधा 100x मानने की क्या जरूरत है, सीधी वैल्यू आ रही है जब अपने पास में। बोला अजय स्कोर 750 मार्क्स इन एग्जाम, तो मार्क्स ही दे दिए इसमें, तो फिक्स ही। बोला सुमन गोट 65% मार्क्स, सुमन के 65% मार्क्स आए हैं,
लेकिन ये जो 65% मार्क्स है वो 100 क्या है, कम है अजय से। तो अजय के 750 आए थे, उससे 100 कम कर 650। अब ये 65% की वैल्यू तो 650 है, यानी कि टोटल कितने स्कोर का मार्क्स रहा होगा। 65% की वैल्यू 650 है तो टोटल 100% कितनी आएगी, 1000 मार्क्स का वो रहा होगा टोटल। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इफ द मिनिमम पासिंग मार्क्स इन द एग्जाम इज 50%, मिनिमम पासिंग मार्क्स 50% मतलब 500 नंबर पास होगा। देन हाउ मच मोर मार्क्स डिड अजय स्कोर इन द मिनिमम पासिंग मार्क्स, तो अजय के तो कितने आए थे भैया 750, तो 500 से कितने मार्क्स ज्यादा आए, 250 मार्क्स ज्यादा है। बस कुछ भी नहीं है। देखो पीओ प्रीलिम 2023 का क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है, कुछ भी करना ही नहीं था, पेन तो चलाने की जरूरत ही नहीं थी ज्यादा अपने को। आ गया। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 3 स्टूडेंट्स रिया राम पूजा को टोटल 74 मार्क्स। 3 स्टूडेंट है, एक का नाम है रिया, एक का नाम है राम, एक का नाम है पूजा। टोटल मार्क्स उन्होंने 74 मार्क्स इन एन एग्जाम। ठीक है जी, तो तीनों के मिला के 74 मार्क्स हैं। ठीक है सर, अब देखो कहीं पे 3 लोगों के मिला के पैसे दिए हुए थे, पैसे बट रहे, कहीं मार्क्स बट रहे हैं, तो रूल वही है अपना, परसेंटेज रेशियो में इधर से पकड़ लेगा उधर से पकड़ लेगा, लेकिन अपना क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और रूल वही रहेगा भाई। परसेंटेज बांटना है, रेशियो बांटना है, उसको ट्रिक सीख लो बस उसको बांटने की, फिर कोई दिक्कत नहीं अपने को। 3 स्टूडेंट्स रिया राम एंड पूजा गो टोटल 74 मार्क्स। कितने मार्क्स आ गए उनको, 74 मार्क्स आ गए इन एन एग्जाम। ठीक है जी, आगे देखेंगे कुछ जरूरत पड़ेगी। रेशियो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रिया टू पूजा इज 4:5 एंड द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पूजा एंड टू राम इज 3:2। फाइंड द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय राम। आ जाओ, रिया और पूजा का जो रेशियो है वो 4:5 दिया हुआ है अपने को। फिर क्या बोला है, पूजा और राम का, पूजा और राम का रेशियो दिया हुआ था आपका 3:2 और सबका मिला के आपको क्या दिया हुआ था, मार्क्स दिए हुए थे। ठीक है, अब टोटल स्कोर राम का निकालना है। जब भी ऐसे दो अलग अलग आपको रेशियो दिए जाते हैं ना, और इन अलग अलग रेशियो में ऊपर वाले का टोटल या इन सब में कुछ आपस में रिलेशन दिया जाता है, ठीक है, कि कुछ कैलकुलेट करना है। अब देखो मैं रेशियो से रियल वैल्यू कब कंपेयर कर सकता हूं, मेरे पास टोटल मार्क्स हैं, तो टोटल मार्क्स रिया पूजा और राम के टोटल मार्क्स है। अब टोटल मार्क्स में कर नहीं सकता क्योंकि रेशियो अलग अलग है। अब रेशियो को एक करने के लिए उसके में कोई कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। अब कंडीशन यहाँ क्या दिख रही है, पूजा यहाँ है, पूजा यहाँ है, पूजा का रेशियो बराबर होना चाहिए दोनों जगह, कंडीशन अपने आप बराबर हो जाएगी। यानी कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, बताओ पूजा का रेशियो दोनों जगह 15 हो गया कि नहीं हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये पूरा एक ही रेशियो है, 12:15:10 रिया पूजा राम। तो ये कितना बन गया, 27 और 10 37, यानी कि टोटल रेशियो कितना हो गया 37। भैया 37 की वैल्यू कितनी है 74, टोटल रेशियो की वैल्यू कितनी बोली गई है 74, बोली गई है कितने से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। पूछा गया है राम के कितने मार्क्स आए हैं, ये भी 2 से मल्टीप्लाई 20। राम के कितने मार्क्स आए, 20 मार्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P scored 20% more marks than Q in an exam if both scored 4 marks more than the sum of marks scored by P and Q together would have been 20% more than the passing marks। बड़ी गरीबी है इनको तो मार्क्स में ना, दोनों मिला के भी ज्यादा मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 20% ज्यादा ला पा रहे हैं ऑफ द मार्क्स। इफ पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जाम इज 80 देन फाइंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय P। ठीक है, क्वेश्चन ने ऐसे बोल रहा है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन को मार्क्स आए P के, ये मान लो Q के 100 मार्क्स आए तो P के कितने आएंगे 120, 20% ज्यादा है कि नहीं है। P स्कोर 20% मोर मार्क्स देन Q, तो Q के 100 मान लिया तो P के कितने 120। इफ बोथ स्कोर्ड 4 मार्क्स मोर देन द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड Q टुगेदर वुड हैव बीन 20% मोर देन द पासिंग मार्क्स। अब देखो यार, इनकी अपने को रियल वैल्यू चाहिए, क्योंकि रियल वैल्यू जोड़नी पड़ेगी, तो इसको x और x से गुणा कर लेंगे, तो एक से वैल्यू निकली अलग अलग नहीं, इससे ये वैल्यू आई है तो एक ही गुणा का गुणा होगा दोनों के अंदर। अगर इसके 100x मार्क्स होंगे तो इसके 120x मार्क्स होंगे। अब बोल रहा है इन दोनों का जो सम है ये 220x, अगर इससे इनके 4 मार्क्स ज्यादा आते हैं, 4 जोड़ने के लिए x से गुणा किया क्योंकि रियल नंबर जोड़ रहा हूं 4 मार्क्स। ठीक है, बोला कि देन द सम मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड Q टुगेदर वुड, ठीक है, हैव बीन 20% मोर देन द पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जाम। ये बोथ स्कोर्ड 4 मार्क्स मोर, दोनों भैया 4-4 मार्क्स ज्यादा स्कोर करेंगे, तो 8 जुड़ेगा फिर इसमें। ठीक है, मैंने ध्यान से लैंग्वेज नहीं पढ़ी, इसने क्या बोला दोबारा से बता देता हूँ। इफ बोथ स्कोर्ड 4 मार्क्स मोर, दोनों 4 मार्क्स ज्यादा करेंगे, यानी 4-4 मार्क्स ज्यादा करेंगे, तब वो दोनों के बारे में बात हो रही है कि P एंड Q टुगेदर वुड हैव बीन 20% मोर देन द पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जाम। तो दोनों से
पासिंग मार्क्स से 20% ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है। और पासिंग मार्क्स कितने हैं 80, 80 का 20% कितना होगा 16, तो 16 मार्क्स ज़्यादा आएंगे, यानी 96 मार्क्स आएंगे। तो इनकी इसकी जो रियल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 96 आएगी, ठीक है। कि जो पासिंग मार्क्स थे, अब ये भी रियल वैल्यू है सारी, तो आराम से लिख सकते हैं। अब इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी पूछेगा, देन फाइंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय पी, यानी कि 120 एक्स की वैल्यू निकालनी है। 8 उधर जाके माइनस होगा तो कितना बनेगा ये 88 बन गया। अपने को 120 एक्स की वैल्यू निकालनी, ठीक है। देख लेते हैं, 11 से काट दो 8 आ गया और ये 20 आ गया। अब देखो 20 एक्स की वैल्यू ये कितनी 8, ये 8 तो उधर काट ही दिया था पहले। अपने को 120 की निकालनी, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 120 एक्स यही थे ना पी के मार्क्स 120, 48 मार्क्स आ गए। मेंस का क्वेश्चन दबा दो, ऐसा इजी सा, कुछ था ही नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बोला इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 256 ऑफ टोटल मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स टू पास, ठीक है। 256 नंबर तो भैया चाहिए पास होना है तो आपको, नहीं तो फेल हो जाओगे, ठीक है। ए स्टूडेंट गेट्स 192 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर्ड फेल्ड। 192 मार्क्स आए, 256 चाहिए, लेकिन वो फेल हो गया, फेल ही होगा भैया, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट एंड द रिक्वायर्ड टू पास इज 10%, 10% का डिफरेंस है। अब मुझे बताओ 256 और 192 में कितने नंबर का डिफरेंस है, 64 नंबर का डिफरेंस, लेकिन ये 64 नंबर का डिफरेंस, ये 64 नंबर ही 10% है, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। द डिफरेंस मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट एंड दैट रिक्वायर्ड टू पास इज 10%, 10% है ये। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स स्टूडेंट कैन गेट, सबसे ज्यादा मार्क्स यानी कितने का, वो कितने का है, जो होता है ना टोटल मार्क्स कितने नंबर का है, तो ये 10% की वैल्यू 64 है, तो 100% की कितनी होगी 640, तो 640 नंबर का है। यार मेरे को तो लगा कैसे आ गया क्वेश्चन, मतलब इतना इजी क्वेश्चन मेंस के अंदर, वो भी आरआरबीपीओ के अंदर। अब बच्चे को समझ होनी चाहिए, लेकिन तो भैया 256 उसके आए, मतलब 256 चाहिए उसको पास होने के लिए, 192 आए, मतलब उसके कितने नंबर कम रह गए, 64 नंबर कम रह गए, ठीक है, पास होने से। अब वो ऐसे बोल रहा है ये जो 64 नंबर है ना, ये 10% की वैल्यू है, ठीक है भैया, ठीक है। 10% की वैल्यू मतलब ये 10% 64 है, तो 100% कितना होगा 640, 100% ज्यादा किसी के मार्क्स आ सकते नहीं आ सकते, तो मैक्सिमम कितने मार्क्स आ सकते हैं किसी के 640। अब आ जाता भैया इलेक्शन के क्वेश्चन के ऊपर। अब इलेक्शन के क्वेश्चन समझाने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक सा समझा देता हूँ मैं। देखो इलेक्शन चुनाव तो आपने देखे होंगे, ठीक है। अब आप चुनाव डालने गए ईवीएम मशीन से डालने गए होंगे, आपने बटन दबाया होगा, एक आवाज आई होगी और आपका वोट डल गया होगा, इधर से एक पर्ची निकलती हुई दिखी होगी और वोट आपको पता लग जाता है भैया इस आदमी को मैंने वोट डाल दिया। तो आज के टाइम पे किसी का भी वोट इनवैलिड नहीं होता है, वोट वैलिड होते हैं, ठीक है। जो आपका एमपी का इलेक्शन होता है, एमएलए का इलेक्शन, क्योंकि मशीन से डल रहा है, बटन दबा रहा है, बटन तो एक ही दबेगा, दो दबेंगे नहीं उसमें एक साथ में, एक ही दबेगा, ठीक है। दो दबाओगे तो वो लेगा ही नहीं एक साथ, एक ही बटन आपको दबाना है, एक बटन दबाओगे तभी वोट लेगा, दोनों तो एक साथ दो तो दबा नहीं सकते। अब मैंने तो देखो दबा के देखे, दबा सकते तो पता नहीं क्या होता होगा, लेकिन नहीं होता होगा कुछ भी, एक ही बटन दबेगा और एक वोट कास्ट होगा। तो कोई भी वोट इनवैलिड नहीं होता, कोई वोट कैंसिल नहीं होता। लेकिन आपके गांव में अगर कोई पंचायत वगैरह के चुनाव होते होंगे, इलेक्शन होते होंगे, जैसे सरपंच का इलेक्शन हो रहा है, तो या फिर कोई भी लोकल बॉडी के इलेक्शन में आपने अगर कहीं देखो ईवीएम यूज नहीं होके ऐसे वो मोहर यूज होती है, एक बैलेट पेपर यूज होता है, तो उसमें ऐसे मोहर लगाते हैं लोग। अब उसमें बटन तो होता नहीं। अब कोई बेवकूफ इंसान गया और ऐसे थे, मान लो ये बैलेट पेपर है, उस पर कुछ कुछ लिखा रहता है, ठीक है। बैलेट पेपर पे इधर नाम लिखे हुए हैं, इधर कोई नाम लिखा है, इधर उसका चुनाव चिन्ह है, इधर नाम लिखा है, इधर चुनाव चिन्ह, ऐसे हर के खांचे में इधर एक तरफ चुनाव चिन्ह एक तरफ नाम। तो आपको क्या करना होता है, जैसे आपकी एक मोहर है तो आपने यहाँ लगा दी वो मोहर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ मोहर लगा दी तो इसमें वोट काउंट हो गया आपका। अब कई बेवकूफ क्या होंगे, वो क्या करेंगे बीच में मोहर लगा देंगे यहाँ पे ले। अब ना तो उसको समझ में आएगा कि ऊपर वाले का वोट है कि नीचे वाले का वोट है, तो ऐसा बैलेट पेपर क्या हो जाता है, खारिज हो जाता है, यानी कि वोट इनवैलिड हो जाता है। तो अब कई ये क्यों समझा कि बच्चों सर ये वोट इनवैलिड कैसे हो सकता है, इनवैलिड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईवीएम से डलते हैं वोट, बैलेट पेपर से जब डलता है तब इनवैलिड होता है, तो क्वेश्चन में वो इनवैलिड बोल सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक वोटर लिस्ट होती है किसी भी एरिया की, क्या होती है, किसी भी एरिया की एक वोटर लिस्ट होती है। वोटर लिस्ट का मतलब है
कि उस एरिया में जितने भी वोटर हैं जो वोट डाल सकते हैं, जो वैलिड वोट हैं टोटल मिला के, मतलब जितने भी लोग वैलिड तरीके से वोट डाल सकते हैं, वो उसको वोटर लिस्ट बोल देंगे। टोटल वोट उस एरिया के, उस पॉपुलेशन में, वो वोटर लिस्ट हो। अब जब वोटर लिस्ट में जितने नाम होते, जब आप चुनाव होते तो आप देखते हैं ना कि उसमें बहुत सारे लोग तो वोट डालने नहीं जाते। भैया हमारे भैया तो वहाँ विदेश में रहते हैं, नहीं आएंगे डालने वोट। वो भैया उधर नौकरी कर रहे हैं, वो तो आ ही नहीं पाएंगे। कोई कोई तो खेत में काम करते रहते हैं कि हम तो जानबूझ के नहीं डाल के आएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग वोट डालते ही नहीं है। तो जो वोट नहीं डलता है वो कास्ट ही नहीं हुआ, मतलब नॉट कास्टेड लिख देता हूँ। और जो वोट कास्ट हो गया, यानी जो वोट डाला है वो कास्टेड हो गया। तो मान लो वोटर लिस्ट में 1000 नाम है, तो हो सकता है कि 800 ने वोट डाल दिया हो, 200 ने वोट नहीं डाला हो। तो जितने वोट कास्ट होते हैं वो कास्टेड बचेंगे। अब देखो, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है तो ये जो वोट कास्ट हुए हैं इनमें से कई वोट कैंसिल हो गए कि नहीं होंगे, बीच में मोहर वाले। तो उनमें से कुछ वोट होते हैं इनवैलिड वोट और कुछ वोट होते हैं वैलिड वोट, ज्यादातर वैलिड वोट ही होते हैं। अब जितने भी वैलिड वोट होंगे उन्हीं में हारने जीतने वाले को क्या किया जाएगा, काउंटर किया जाएगा। तो इस वैलिड वोट में से कुछ वोट विनर को मिलेंगे, उसके बाद में लूजर को मिल सकते हैं। और लूजर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं कि भाई एक से ज्यादा लोग खड़े, लूजर 1 2 3 जितने में, विनर लेकिन एक ही होगा। तो वैलिड वोट में से विनर। तो ये एक स्ट्रक्चर होती है आप लोगों की इलेक्शन के वोटर की। अब इसमें वही नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं जैसे अपन लोग फ्रैक्शन व्रैक्शन और परसेंटेज में करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इन एन इलेक्शन द विनर गेट्स 59% ऑफ द टोटल वोट्स। ठीक है, एंड मीन्स द इलेक्शन बाय 2700 वोट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ टोटल वोटर्स इन द इलेक्शन। यहाँ सर यहाँ तो इनवैलिड वोट बोला ही नहीं, यहाँ तो ऐसे भी नहीं बोला कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला, कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला। जब नहीं बोलता है तो मान लो सबने डाला है, कोई इनवैलिड नहीं है, सब एकदम ओके, सबने वोट डाल दिया। तो मान लेते हैं इलेक्शन में टोटल 100 वोट थे। ठीक है, विनर को कितने मिल गए, 59 मिल गए, और लूजर को कितने मिलेंगे, 41 मिल गए। तो बीच की स्ट्रक्चर खत्म सारी। इतने वोट थे, सबने डाल दिए, सारे वैलिड हो गए, इतने विनर को मिल गए, इतने लूजर को मिल गए। दो ही लोग कैंडिडेट हैं इसके अंदर। ठीक है, विन इलेक्शन बाय 2700 वोट्स। तो यहां मेरे हिसाब से कितने वोटों से जीता है, यहां मेरे हिसाब से तो कितने वोटों से जीत गए रे, 18 वोटों से जीता है। ठीक है, एक मिनट रे, कोई बात नहीं, पेन छूट गया हाथ से। 18 वोटों से ही जीता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरे भैया 2700 वोटों से जीत गया। इस 18 की वैल्यू क्या है, 2700 है। तो चुनाव में कुल मतदाता कितनी है, तो 18 की वैल्यू 2700 है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू इतनी, 100 की वैल्यू इतनी। 18 18 पंजो 90, 150 यानी 15,000 हो जाएंगे टोटल वोट। ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो, अब धीरे धीरे बड़े आएंगे क्वेश्चन। बढ़िया नहीं मिला तो मेंस का लेना पड़ा फिर मजबूरी में क्वेश्चन। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन ए सिटी 25% casted invalid votes and the winning candidate received 14/7 more votes than the received by the losing candidate. Find the percentage of votes received by winning candidate with respect to the total votes in the city. Only 2 candidates participated in the election. 2 ही कैंडिडेट नहीं इलेक्शन के अंदर। देखो ऊपर से चालू करते हैं, मान लेते हैं कि 100 ही वोट है पूरे एरिया में। इसने बोला है कुछ लोगों ने वोट डाला है कि नहीं डाला। 25% कास्टेड इनवैलिड वोट्स, तो सीधा इनवैलिड से स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले का ना इतने लोगों ने डाला नहीं डाला, वो नहीं, सब ने डाल दिया वोट। 100 लोग थे, 100 के 100 ने वोट डाल दिया। ठीक है, तो इस 100 में से 25 लोगों ने तो इनवैलिड कर दिया वोट अपना, इनवैलिड लिख देता हूं, और 75 लोगों का वोट क्या है, वैलिड है। तो 75 में से ही मिलेगा हारने जीतने वाले को। अब क्वेश्चन ने बोला, क्या बोल रहा है, द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 14/7% मोर देन वोट रिसीव्ड बाय द लूजिंग कैंडिडेट। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/7। अब इन्हीं वोट में से विनर और लूजर को वोट मिले होंगे, विनर और लूजर को। अब एग्जैक्टली कितने विनर लूजर को मिले वो तो नहीं पता, लेकिन रेशियो यहां से निकाल सकता हूं। तो रेशियो लिखो तो इसे ब्रैकेट में लिखना, कहीं इसकी रियल वैल्यू मत मान लेना। इसने बोला कि 14 से 2/7 से ज्यादा वोट मिल गए किसको, विनर को। तो अगर लूजर को 7 वोट मिले, इसको कितने मिलेंगे, 8। ठीक है, तो इसका बताओ 1/7 ज्यादा मिला कि नहीं मिला, इसको 8 वोट इसको मिल गए। ठीक है, अब इसकी अगर रियल वैल्यू अपने को निकालनी है तो 15 की वैल्यू कितनी, 75। टोटल वैल्यू 15 है ना, 15 पंजो 75। तो 8 की वैल्यू कितनी, 5 8 40, 40 और 35 आएगी इनकी, इसके हिसाब से वैल्यू। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय विनिंग कैंडिडेट विद रिस्पेक्ट टू टोटल वोट्स इन द सिटी।
विनिंग कैंडिडेट को टोटल वोट की सिटी में से कितना परसेंट मिला, 100 में से कितना मिला उसको 40, तो 40% होगा कि नहीं होगा, 40%, 100 में से ही बोला तो सीधा परसेंटेज ही हो गया। मेंस में आया लेकिन इसमें भी कुछ ज्यादा कुछ था नहीं, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। इन एन इलेक्शन ओनली 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 2 ही लोग हैं भैया हारने जीतने वाले। कैंडिडेट पी गोट 50% लेस वोट देन क्यू, ठीक है। हेड क्यू गोट 200 वोट्स लेस, देयर वुड हैव बीन ए टाई। व्हाट इज द 8 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। मैं ये मान लेता हूँ कि 100 वोट पोल हुए, 2 ही कैंडिडेट थे, कितने कौन कौन था भैया, पी था और क्यू था, ठीक है। पी गॉट 50% लेस वोट देन क्यू, ठीक है। 50% लेस मिलेंगे तो जीतेगा किसे रे। कैंडिडेट पी गॉट 50% लेस वोट देन क्यू, पी गॉट 50% लेस वोट देन क्यू, यानी कि अगर क्यू को 2 वोट मिले, पी को 1 वोट मिलेगा, हाँ टाई कहाँ हो जाएगा, ठीक है जी। तो पी को अगर 2 वोट मिले तो क्यू को, पी को 1 वोट मिलेगा, 50% कम। कैसे 50% मतलब 1/2, इसको 2 मिला तो इसको 1 मिलेगा, 50% 2 का कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बोला क्वेश्चन, दोबारा से बताया तो वोट मान लिया टोटल में, रेशियो है भैया ये जो भी है, ये रेशियो है। इसके बाद कैंडिडेट पी गॉट 50% लेस वोट देन क्यू, 50% मतलब 1/2। अब किससे कंपैरिजन कर रहा है, क्यू से, लेस देन क्यू यानी क्यू से 50% कम, तो यानी क्यू की वैल्यू 2 और इस 2 का आधा यानी 50% करूंगा कितना, 1 इसको मिला, ठीक है जी। अब मेरे को एक बात हो, इस 3 की वैल्यू में 100 करूंगा तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी मेरे को यार, 100 को 3 रेशियो बांटो, पॉइंट में आएगा, तो मैं यही 300 मान लेता हूँ, चेंज कर दो जब भी वैल्यू है, क्योंकि इसकी फिर सीधी 100 हो जाएगी, इसकी 200 हो जाएगी, करने में आसानी रहेगी। लेकिन एक बार आगे बढ़ते हैं। हेड क्यू गोट 200 वोट्स लेस, देयर वुड हैव बीन ए टाई। ये बोल रहा है अगर क्यू को 200 वोट कम मिल जाते, क्यू को 200 वोट क्या मिल जाते, कम मिल जाते, ठीक है। तो अब कभी भी ऐसा मत करना कि इनका डिफरेंस कितना हो जाए, टाई होने के लिए कितने वोट हो जाए, 1 वोट कम ज्यादा हो जाए, एक इधर से निकले वोट और इधर आ जाए, वो मत कर देना, वो गड़बड़े मामला। कई लोगों को लगेगा हाँ 200 वोट कम मिल जाए, नहीं कि कुछ कम इनका डिफरेंस दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अपने को रियल वैल्यू जोड़नी पड़ेगी, इधर से वोट कम होगा तो इधर जुड़ेगा, हमेशा इलेक्शन में ऐसा होता है। तो रियल वैल्यू मान लिया मैं, इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, इसको 2x मान लिया। क्यू गोट 200 वोट लेस, तो 2x में से 200 वोट कम कर दिए, और ये 200 वोट जब यहां कम हुए तो 200 वोट इधर जुड़ेंगे। अब टाई हो गया है, दोनों के बराबर वोट हो गए। अब निकाल दो x की वैल्यू, x इधर आएगा 200 उधर जाएगा 400, x की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 400 का मतलब इस एक की वैल्यू कितनी है 400, तो ये 400 से गुणा होगा, ठीक है। सॉरी, एक कैसे हुआ 400 से गुणा, इसकी रियल जो वैल्यू है वो तो 100 और 200 है कि नहीं है। इस 100 की वैल्यू कितनी है 400, कितने से गुणा होगा 4 से गुणा, तो ये भी आपका 4 से गुणा, 4 के 12 यानी 1200 टोटल वोट हो गए। लेकिन मेरे को 1200 आंसर नहीं है मेरा। व्हाट इज द 8 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, इसका 8 निकालना, 12 × 96, आंसर आ जाएगा 9600। SBI क्लर्क प्री में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है जी। देखो यहाँ से कंपैरिजन करना था तो इसको 100 200 मानेंगे, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए एक्स किया, वरना इसकी भी जरूरत नहीं थी मुझे, ठीक है। अगर आप इसको सीधा करना चाहें अपन लोग तो देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। तो मैंने 200 इधर से कम होंगे तो इधर जाएंगे भी। अब देखो इसकी जो 300 यहाँ माना था पढ़ने, तो इसकी 100 और 200 तो होगी रियल वैल्यू इसके हिसाब से, लेकिन अभी रेशियो में बात कर लेते हैं। बोला 200 वोट कम मिलते तो टाई हो जाता क्यू को। अब बताओ टाई कब हो सकता है, यहां से कम करेंगे बराबर बराबर हो जाए, तो ये 3 है तो बराबर 1.5 हो जाए, इस तरह से 0.5 कम हो गया इधर आ जाए, यानी कि वो जो 0.5 की वैल्यू मेरे को 200 दे रही थी, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 400, यानी कि इस वाले की वैल्यू 400 हो गई, और ये क्या है 100,
तो 100 को 400 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, फिर 8 गुना पूछा था तो 8 से, तो 96 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात? वो एक्स वेक्स मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। यहाँ पर आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के। इन एन इलेक्शन ऑफ 2 कैंडिडेट 20% ऑफ वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है जी, ठीक है, उसको वोट मान लेते हैं अपन कास्ट हुए। इन इलेक्शन 2 कैंडिडेट 20% ऑफ वोटर वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो 20 इनवैलिड हो गए, 80 आपके क्या वैलिड है। द विनर गोट 70% ऑफ वैलिड वोट, 56 वोट मिल गए इसको विनर को। और 2 ही कैंडिडेट है क्या? 2 ही होंगे, अब नहीं दिया है तो मतलब 2 ही है, बस बात खत्म। तो हारने वाले को कितने मिले? 24। एंड डिफीट द लूजर बाय 30 to 100 वोट्स। अब एक ही लूजर की बात हो रही तो एक ही होगा, तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो इसको 70% मिले, इसको 24। अब लूजर हारा कितने से? मेरे हिसाब से कितने से आ रहे हैं यहाँ पे? 32 वोटों से। लेकिन वो बोल रहा है भैया 32 वोटों से नहीं आ रहा, 3200 से हारा, तो इस 32 की वैल्यू कितनी है? 3200। तो कितने से गुणा हो रहा है ये? 2 से गुणा। रहे पूछा गया रे कुल कितने वोट डाले गए? 10,000। ये भी 100 से गुणा होगा, तो 10,000 वोट। इस तरीके से अपने को कंपैरिजन करना होता है लास्ट में रियल वैल्यू से जाके। ठीक है जी, तो मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में आपको देखो कितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दिए। आज थोड़ा सा स्पीड से चलाऊं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। मैंने सोचा पार्ट सेकंड में नहीं खत्म होगा, तो आगे और जाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि समय कम बचा है। आने वाले दिनों में जो पीछे के 1-2 दिन का अपना हुआ है ना इधर उधर क्लास, उसको आगे आने वाले टाइम में जो 1-2 दिन के अंदर सैटरडे संडे आएगा या किसी भी तरीके से इसको उसकी पूर्ति कर दी जाएगी, उसकी चिंता नहीं करनी है। ऐसे रेगुलर क्लासेस आती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।